आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है वह नॉन स्टॉप हम लोग एनाटॉमी की पोर्शन को लेने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि हमारा सबसे पहले जो ऑर्गेन है सेंस ऑर्गेन, उसके बारे में मैं बात करूंगा। फास्ट रिकैप करना है आपको, मेरे साथ बन के रहना है। ईयर, हैंड, यानी हैंड मतलब टच, स्किन के बारे में बात कर रहा हूँ। हाथ अपने आप में सेंस ऑर्गेन नहीं है। स्किन, हमारा जितने भी पूरे शरीर पे स्किन है, टच जो रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारा एक सेंस ऑर्गेन है। देन आंख, आंखों से हम देखते हैं। देन टंग, टंग टेस्ट के लिए के हिसाब से वो सेंस ऑर्गेन है। और नोज, स्मेल के हिसाब से वह एक हमारा सेंस ऑर्गेन है। और इनसे रिलेटेड जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इससे 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत हैं, वो जो कि आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा होगा, उस पे हम अभी नहीं जाते हैं। कुछ फैक्ट्स है जो स्किन के बारे में है, उसे हमें समझना है। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम में ये पूछा गया था कि हमारे शरीर का कितना वेट स्किन के द्वारा होता है। वाइवा में पूछा गया था। ऑब्वियसली थ्योरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वाइवा में, क्योंकि वाइवा में डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट लोगों से किया जाता है। तो मेरे साथ के ही कलीग थे, तो उनको पूछा गया तो उन्होंने कुछ आंसर दिया, लेकिन यह बात सही थी कि उन्होंने कहीं से गेस कर रहे थे कि स्किन का क्या वेट होगा। बट स्किन का वेट होता है, हमारी टोटल वेट का 15% बॉडी वेट का स्किन से ही होता है, 15%। क्योंकि स्किन में 3 लेयर होते हैं। ऊपर का लेयर को इपिडर्मिस कहते हैं, देन डर्मिस मिडिल लेयर को, और उसके नीचे हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस में काफी सारे फैट का लेयर होता है, जिससे कि वेट आता है। स्किन अगर आप देखो, एनिमल की भी स्किन का चमड़ा जिसे कहते हैं, अच्छा खासा उसमें वजन हो सकता है। हम स्किन को समझते हैं केवल ऊपर का लेयर, ऐसा नहीं है। स्किन की 3 लेयर है, और इस तीनों लेयर को मिला करके टोटल स्किन कहेंगे, जो कि 15% बॉडी वेट को कंट्रोल करता है। आप देखेंगे कि हमारे शरीर में अगर सबसे मोटा स्किन कहाँ पे पाया जाएगा, आपसे कोई प्रश्न करे कि सबसे मोटा स्किन कहाँ पे होगा, तो अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देंगे। लेकिन हमारा जो पैर है, पैर के जो नीचे का तलवा है, वो सबसे मोटा लेयर होता है, 1.4 mm तक के हो सकता है। एंड द एवरेज पर्सन की बात करूं तो हैज अबाउट 300 मिलियन स्किन सेल्स। 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख। सो 300 मिलियन स्किन सेल्स। ए सिंगल स्क्वायर इंच ऑफ स्किन हैज अबाउट 19 मिलियन सेल्स। मतलब आप समझे कि 1 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा स्किन को अगर कट किया जाए तो उसमें कितने कोशिकाएं होंगी, तो 19 बिलियंस। तो यानी कि बहुत ही ज्यादा हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, और पूरे शरीर के ऊपर से स्किन लगा हुआ है। एंड इसमें सेल्स हैं, एंड 19 मिलियन तो सेल्स हैं, और 300 से ज्यादा पसीने की ग्रंथियां उतना ही 1 स्क्वायर इंच में होगी। तो सोचिए कि ये हमारा जो स्किन है वो अपने आप में मास्टर है। इसीलिए कहा जाता है स्किन को, एक स्टेटमेंट है, आप याद रखिएगा, जैक ऑफ द ऑल ट्रेड्स। अगर एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि विच ऑर्गेन इज सेड जैक ऑफ द ऑल ट्रेड्स, तो आपको आंसर यही देना है कि स्किन। जैसे हिंदी में इसको अगर पूछा जाए तो हमारा हरफन मौला अंग कौन सा है, तो स्किन हरफन मौला है, यानी सारे विद्याएं वो जानता है। स्किन के बारे में ऐसा आप कह सकते हैं कि स्किन एक अपने आप में कौन सा काम है जो नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि स्किन सब कुछ कर सकता है। यस, स्किन एक्सक्रीशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, सेल डिवीजन कर सकता है, एवरीथिंग आप जो सोच सकते हैं वो। अब देखिए स्किन के पास ये जो आप पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें सीवेसियस ग्लैंड है, और जब बाल कभी कभी निकल जाता है तो ऊपर से हम जब शेविंग करते हैं तो ये कटता है, बस इतना ही से। लेकिन ये नीचे में कितना दूर तक है, ये करीब करीब हाइपोडर्मिस को टच करता है, यानी हाइपोडर्मिस तक नहीं जाता। इसीलिए कभी कभी अगर बाल निकल जाता है तो घाव हो जाता है, क्योंकि ये नीचे की ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ होता है, और वो बहुत ही भयानक होता है, दर्दनाक होता है। तो बाकी स्किन के बारे में हम लोग और भी आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। कुछ फैक्ट है जो कि क्वेश्चंस के रूप में आ सकते हैं, हम फटाफट आपको पढ़ लेते हैं। इनफैक्ट योर स्किन इज एन ऑर्गेन इटसेल्फ, यानी कि अगर ये प्रश्न आए कि स्किन क्या ऑर्गेन है, तो यस, स्किन अपने आप में एक ऑर्गेन है। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, नॉट ओनली ऑर्गेन, यह आपके शरीर का सबसे बड़ा
अंग है। इट हेल्प रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर। क्या क्या कर सकता है? आपके शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है। डिस्पोज ऑफ द वेस्ट मटेरियल, पसीने के रूप में और बाकी चीजों के रूप में बाहर निकालता है। एंड प्ले वाइटल रोल इन योर ओवरऑल हेल्थ। स्किन की कलर देख करके बताया जा सकता है कि व्यक्ति बीमार है क्या। द कलर एंड द अपीयरेंस ऑफ योर स्किन कैन इवन डिफाइन योर हेरिटेज एंड एंसेस्ट्री। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आनंदी जी जरा आप आनंदी हो जी, जाए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप देखते ही बोल देते हो ये देखो यूरोपियन है, गोरा आदमी है, ये देखो ये ब्लैक है। तो इस तरह से आपके बारे में बहुत सारी चीजें बता देता है। नाउ योर स्किन मेकअप अबाउट 15% ऑफ योर टोटल वेट। એ બધા માટે સર્વિસ ને વધારીમાં પૂછાય ને. आनंदी जी आप क्या म्यूट हो पाएंगी? आनंदी जी मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, हो गया, थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो जैसा कि मैंने पीछे बात किया था, हम लोगों ने 15% आपके शरीर का भार केवल स्किन से मिल जाता है। द एवरेज एडल्ट हैज नियरली 21 स्क्वायर फीट ऑफ स्किन। 21 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा। आपकी टोटल स्किन, अगर आपके डेड बॉडी से ऊपर से स्किन निकाल दिया जाए तो इसे फैलाया जाए तो इतने दूर तक फैल जाएगा। 21 फीट लंबा और 21 फीट चौड़ा, इतने में। एंड 11 माइल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, हमारे शरीर में 11 माइल तक। अब देखिए, किलोमीटर और माइल्स में कंफ्यूज मत होइए, माइल्स ज्यादा बड़ा होता है किलोमीटर से। 11 माइल्स तक आपके ब्लड वेसल फैलाए जा सकते हैं। ए सिंगल स्क्वायर इंच ऑफ स्किन हैज अबाउट 300 स्वीट ग्लैंड। अभी अभी हमने देखा। द थिकेस्ट स्किन हमारे पैरों में होता है, और थीनेस्ट, पतला कहाँ होता है? तो आई के ऊपर, आंख के जो ऊपर है ना, आईलिड के ऊपर सबसे पतला होता है। इसलिए आप देखो, ज्यादा आप किसी की आदत होती है ऐसे ऐसे करने का आंखों को, तो ये तुरंत डार्क हो जाता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के ऊपर डार्क क्यों हो रहा है, तो आप जरा अपनी आदतें भी देख लें। कई लोगों की थोड़ी आदत होती है बार बार आंखों को छूना, जैसे हम योगा में करते हैं, अच्छी बात है, थोड़ा सा पलके झपकाते हैं, लेकिन कई लोग बहुत ही ज्यादा जोर जोर से मसलते हैं दिन में 4 बार 5 बार, उससे भी आंखें के ऊपर की लेयर में डार्क हो जाता है। आप रोज 3-4 बार करें और 365 दिन, तो कितने टाइम हो गए, और उतने उम्र से काउंट कर लें। इसलिए यह बहुत ही सॉफ्ट स्किन होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे करके ही कुछ करना चाहिए। एंड हमारी जो स्किन है 28 दिनों में अपने आप को पूरा का पूरा बदल देती है। यानी आपका हर 28वें दिन बर्थडे मनाया जा सकता है, बिकॉज हर 28 दिन में हम ऊपर से नीचे तक मेरी पूरी स्किन निकल चुकी होती है। और उसको अगर कोई वजन करे तो 1 साल में 9 पाउंड के बराबर आप स्किन निकाल देते हैं। 1 पाउंड में 450 ग्राम होता है, यानी कि 4.5 किलो स्किन आप अपने घर में रोज निकाल रहे हैं। अगर झाड़ू नहीं लगाया जाए तो आपके घर से आपके रहते हुए 1 साल में 4.5 किलो का स्किन आपका खुद का निकलेगा। और 2-4 लोग हैं तो सोच लीजिए कितना होता है। इसलिए डेली का डेली झाड़ू लगाना जरूरी है। जस्ट जोकिंग, बट आपको याद रखने के लिए भी कई बार कई जोक छोटे छोटे याद रह जाते हैं। सम ऑफ द डस्ट इन योर होम मे बी एक्चुअली द डेड स्किन। जैसा कि मैंने अभी बोला ही, नीचे लिखा हुआ ही है, योर स्किन हैज सम नर्व्स that are connected to your muscle to help you react more quickly to extreme temperature or pain. Changes in your skin can often a warning sign of the medical condition. Definitely अगर चेंज हो रहा है स्किन का कलर, डार्क हो गए, दाने आ गए, तो आप तुरंत एलर्जी फील कर लेते हैं। There are at least 5 type of receptor in the skin that respond to pain and touch. एंड सबसे अच्छा स्किन के लिए दवाई अगर पूछे कि कौन सा अच्छा होगा, मेरा हेल्थ अच्छा रहे, स्किन सुंदर रहे, तो गुड नाइट स्लीप, और अच्छे नींद लीजिए। स्लीप इज द वाइटर फॉर हेल्दी, वाइब्रेंट एंड यूथफुल स्किन। इसलिए स्लीप तो चाहिए। एंड अगर माइंडफुल स्लीप लेते हैं, योगा में, मेडिटेशन में जाते हैं, उससे भी आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब हम आंखों की तरफ बढ़ते हैं। आंखों की तरफ बढ़ने के पहले जरूरी है कि हम थोड़ा सा एनाटॉमी को भी समझ लें। अभी ये पिक्चर आपके सामने आंखों का है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि स्क्लेरा जो है, उससे व्हाइट पार्ट जो हमारी आंखों में होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं। तो आप जो व्हाइट एरिया देख रहे हैं ये सब स्क्लेरा है। आइरिस जो कलर वाला पार्ट है, जो कलर आंखों में दिखाई, इस पिक्चर को ध्यान से देखें। व्हाइट पार्ट को स्क्लेरा और कलर पार्ट को आइरिस कहेंगे। एंड ये 3 तरह के कलर अभी तक हैं विश्व में मनुष्यों के लिए, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन। ठीक है। अब देखिए, आइरिस की जो कलर है
और थंब, हर व्यक्ति का कलर मैच हो जाएगा, लेकिन उसकी एक अलग मतलब आकृति होती है। आप समझो कि अंगूठा में सबका निशान होता है, बट एक अंगूठे का निशान दूसरे से मैच नहीं करता। उसी तरह से आइरिस का जो डीएनए है वह हर व्यक्ति में कलर सेम हो तो भी अलग होगा। यानी उसकी जैसे थंब इंप्रेशन ली जा सकती है, रेटिना स्कैन भी होता है, आइरिस स्कैन भी होता है। आजकल ना नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जो आपका जिह्वा का भी स्कैन किया जा सकता है। तो इतने कुछ ऑर्गन है हमारे शरीर में जो उस व्यक्ति का पार्टिकुलर बताएगा और किसी के पास होगा नहीं। हम अभी तक बहुत ज्यादातर लोग जानते हैं अंगूठा ही ऐसा है जिसमें कि अंगूठे की छाप दे दी जाए, तो नहीं, वो सबसे इजीली अवेलेबल है इसलिए उसको किया जाता है। वरना हमारे शरीर में अनेकों अनेक ऐसी चीजें हैं जो कि केवल और केवल आपके लिए बना है और किसी के लिए नहीं, और न पीछे बना था ना आगे कभी बनेगा। तो आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंसेस, कितने प्रकृति में कितने ज्यादा डाइवर्सिटी की चांसेस है। और आप देखेंगे कि कोई दूर की वस्तु देखनी है तो आइरिस आपका थिन होगा यानी पतला होगा, और नियर देखने के लिए वो थिक होगा। तो इस चीज को जस्ट नोट कर लें। यह क्वेश्चन बनता है कि दूर की दृष्टि जब देखते हैं तो आइरिस की साइज बड़ी होगी या पतली होगी। बड़ी नजदीक होगी तो थिन यानी पतला होगा, नियर की चीजों देखने के लिए वो थिक होगा। ठीक है। पीपल जिसको कहते हैं ओनली ब्लैक, ब्लैक जो पोर्शन है छोटा वाला वह है पुपिल कहते हैं। एंड इससे क्या होता है, जो लाइट हम वह अंदर की तरफ भेजने के लिए रास्ता देता है। सिलियरी, ये जो मसल्स होते हैं उसे सिलियरी मसल कहते हैं। देखिए इस पिक्चर में कहीं तो होगा सिलियरी मसल्स। वो क्या करता है, जब नजदीक और दूर का है तो उसके लिए नियर और फार करता है। ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोइड मसल होते हैं, यहां पर देखिए पिक्चर में दिखा हुआ है कोरोइड ब्लड सप्लाई। और जो आंखों की लेंस होती है हमारी, वो दो तरह के लेंस होते हैं। एक तो तीन तरह के इनफैक्ट, एक जो हमारे घर में आईना होता है वह सिंपल लेंस है, दूसरा होता है कॉन्वेक्स और तीसरा होता है कॉनकेव। तो आंखों की जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है। विट्रियस प्रोटेक्ट रेटिना एंड शेप भी देता है। रेटिना पे इमेजेस बनते हैं। येलो स्पॉट एक एरिया होता है, एक ब्लाइंड स्पॉट। तो देखो येलो स्पॉट पे सबसे बढ़िया इमेज बनता है, इसके लिए येलो स्पॉट यहाँ पे मैंने लिखा है। ब्लाइंड स्पॉट एक स्पॉट होता है बैकग्राउंड में, पर्दा जिसको बोलते हैं आंखों का पर्दा, उस पे कोई भी इमेज बनता नहीं है। कौन से रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए, और कलर ब्लाइंडनेस करके एक बीमारी हो जाती है। प्रभात साहब जरा म्यूट हो जाए प्लीज। तो कौन आपको कलर दिखलाता है, जैसे आप अगर इसमें अभी कोई कलर दिखाई दे रहा है स्लाइड में, तो आपकी आंखों में जो रॉड्स एंड कोन्स है वह रिस्पॉन्सिबल है। अब कोन्स, रॉड एंड कोन्स क्या होता है वो आगे दिखाएंगे। रॉड्स सेल है ये सब, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स डार्क में दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी अंधेरे में भी आप थोड़ा देख पाते हो, तो यानी कि आपका रॉड्स अच्छा काम कर रहा है। वैसे कोई भी मनुष्य 100% अंधेरे में नहीं देख सकता, बट कई लोग एकदम नहीं देख पाते। तो और कई जानवर होते हैं जो नॉक्टर्नल होते हैं, उसमें रॉड्स की संख्या ज्यादा होती है जो रातों में भी देख पाएंगे। और हम कलर को भी देख पाते हैं, इसलिए हमारे में कोन्स होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल कलर नहीं देख पाते हैं, वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देता है उसे। आपको जान के ये लगेगा कि जैसे बुल फाइट में लाल कपड़ा रखते हैं तो बुल आता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसे कलर दिखाई नहीं देता है। यस, ये हो सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में डार्क और हल्का डार्क हो सकता है, बट कलर दिखाई नहीं। डॉग को भी कोई कलर दिखाई नहीं देता है, उसे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखलाए, बट उसे रात में दिखाई देता है क्योंकि उसके आई के सेल्स में रॉड्स की संख्या ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन थ्योरी में आया था लेवल 6 में कि हम कलर कौन से सेल्स के वजह से देख पाते हैं, तो उसका राइट आंसर था कोन्स। रॉड्स, रॉड्स के वजह से आप कम लाइट में भी देख पाते हो। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यह भी बाजू में लिखा हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है, यह भी क्वेश्चन था, शायद ऑब्जेक्टिव में नहीं था, ये वाइवा में पूछा गया था कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो कलर ब्लाइंडनेस यह एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर यह बीमारी होती है जिसके वजह से वो व्यक्ति कलर में भिन्नता नहीं देख पाता, यानी कि लाल और हरा कलर को अंतर नहीं कर पाता है। लाल और हरा याद रखिएगा, कोई और दूसरा कलर नहीं।
केवल लाल को कभी वो हरा कह देगा, हरा को लाल कहेगा, यानी कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को ट्रैफिक सिग्नल में, एरोप्लेन उड़ाने में, रेलवे ड्राइवर में, बस गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। इसीलिए आपको चेक कराते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम में। वो बोलता है बताओ कौन सा कलर है, तो आप बोलोगे रेड, तो ठीक है। इसलिए वो 3-4 बार उल्टा पुल्टा करके पूछते हैं, आप अंदाजा से तो नहीं बता रहे। परमार साहब आप म्यूट हो सकते हैं क्या? आपकी यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट होने का एक ऑप्शन होता है वहां। ओके, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। इस स्लाइड्स में रॉड्स एंड कोन्स के बीच में अंतर दिया गया है, जो कि आज की तारीख में अभी आपको जरूरत नहीं है। इतना ही समझे, रॉड्स एंड कोन्स में सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर। तो कोन्स कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रॉड्स रोडॉप्सिन होता है उसमें, इसके वजह से वो कम लाइट में भी वो देख पाता है। और ये देखिए नीचे एक बिल्ली का चित्र है, उसकी आंखें चमकती है क्योंकि रॉड से ज्यादा होता है उसके पास, राइट। आगे की तरफ हम बढ़ जाएं तो हम सीधे आ जाएं टंग की तरफ। टंग में अगर देखेंगे तो आप इस पिक्चर को याद रखिएगा। ये पिक्चर आपको कभी भी टंग का कौन से में कौन सा टेस्ट आता है तो आप समझिए, सबसे जो अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है, जिह्वा जहां से जुड़ी हुई होती है आपके साथ, वह बीटर टेस्ट है। कभी आप करेला खाए हो तो करेला खाने के बाद भी, खाना खत्म होने के बाद भी कड़वाहट रह जाती है, वह कसैलापन रह ही जाता है। क्यों रह जाता है? और इधर से दिखता है, कंठ में लग रहा है, वो बिटरनेस वहां पे होता है, बीटर। और ये जो कॉर्नर है आपका साइड में, इससे खट्टापन, खट्टा चीजों का टेस्ट बड हमारा वहां होता है। जैसे ही आपको कोई खट्टा इमली दिखाई दे तो आपको इधर से लार शुरू हो जाता है, खट्टापन का सेंस सारा का सारा ये वाला पोर्शन में है। ये आगे का जो पोर्शन है, जो जीवा का टिप है, वो स्वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और खट्टा और स्वीट के बीच में सॉल्ट दोनों साइड। जैसा कि हमने पीछे भी बात किया था कि हमारी जो जीवा है उसका भी फिंगरप्रिंट सेपरेट होता है। हर व्यक्ति का जीवा अलग अलग होता है, यानी किसी का जीवा मिल जाए तो बता देगा कि यही व्यक्ति था। आगे हम कान की तरफ आते हैं। कान में आउटर ईयर, मिडिल और इनर ईयर, 3 पार्टों में डिवाइड किया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं, 2 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। तो जो सबसे छोटी हड्डी है उसका स्टेप्स नाम है, और स्टेप्स हमारे इनर ईयर के अंदर की एक हड्डी है। तो MIS आप नाम याद रखिए ऐसा, MIS, एम मतलब मैलियस, आई मतलब इंकस, एंड एस मतलब स्टेप्स। ये तीनों हड्डी कान की अंदर की 3 हड्डियां हैं, और उसमें से भी स्टेप्स सबसे छोटा है। यहाँ पे आप पिक्चर में देखिए, ये है मैलियस, ये हैमर लाइक है, और ये है मैलियस, ये है इंकस, और ये छोटी वाली है स्टेप्स। और यह एक प्रश्न बनता है कि हमारे कानों का काम क्या है। तो अमूमन बोलचाल की भाषा में लोग यही बोलते हैं कि कानों का काम है सुनना, श्रवण करना। लेकिन आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप लेवल 6 के स्टूडेंट हो, कि हमारे कानों का काम केवल सुनना ही नहीं है, बैलेंसिंग के लिए भी ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। बैलेंसिंग मतलब बैलेंस करना, आपके शरीर को सही तरीके से खड़ा करना। लेफ्ट की तरफ झुक रहे हैं तो बताना, राइट की तरफ झुक रहे हैं तो बताना। यानी कि अगर टेबल पे आप चढ़ गए हैं फैन बनाने के लिए, तो आप थोड़ा सा झुकते हैं तो अपने आप हाथ दूसरी तरफ निकल जाता है। वह कौन देता है? वह माइंड, वह हमारी ईयर के अंदर में इस कान से लेके इस कान तक एक लिक्विड फ्लो करता है, और वो लिक्विड बैलेंसिंग को निर्धारित करता है। जिधर की तरफ होगा वो बताएगा इधर झुक रहे हो, इधर है तो इधर झुक रहे हो। जब हम कभी नींद में आते हैं तो आप देखोगे कि गाड़ी में बैठे हैं, झुक रहे हैं, नींद आ रही है, थोड़ी नींद आ रही है, तो हमारा सर इधर की तरफ जाता है, तुरंत हम उठ जाते हैं। कभी कभी आप देखे होगा कि आप नाव की यात्रा कर रहे हैं, शिप में यात्रा कर रहे हैं, या बहुत देर से गाड़ी बस में बैठ के यात्रा कर रहे हैं, तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, वोमिटिंग होता है। वह इसलिए होता है, उसे मोशन सिकनेस कहते हैं, सी सिकनेस कहते हैं, एयर सिकनेस कहते हैं, क्योंकि आपकी जो ईयर की जो लिक्विड है वो पूरी तरह से हिल गई है, जो कि हमेशा ही वर्टिगो का कारण बनता है, चक्कर का कारण बनता है। तो बैलेंसिंग के लिए हमारे लिए कानों का अंदर में सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। देखिए यहाँ लिखा है, बैलेंसिंग योर सेमी सर्कुलर कैनाल इन इनर ईयर
are filled with the fluid and the hair like sensor that line those canal detect sound. और उसी में hair like होते हैं जो कि आवाज को भी ग्रहण करते हैं। तो सुनना एक काम है और उससे भी महत्वपूर्ण काम है कानों का बैलेंसिंग। अब आते हैं हम थोड़ा टिश्यूज के बारे में समझते हैं, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं मस्कुलर टिश्यू मसल्स के तरफ। तो इसमें पहले हिस्ट्री के तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि सर्वप्रथम जो टिश्यू शब्द था उसका फ्रांस के वैज्ञानिक बीचत ने यूज किया था टिश्यू शब्द का, और लैटिन शब्द टेक्सचर से मिलकर बना हुआ है और इसका मतलब होता है बुनना। और उत्तक के अध्ययन को हिंदी में टिश्यू को उत्तक कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, क्योंकि बाकी का नाम उसी से मैच करता हुआ होता है, बट ये टिश्यूलॉजी नहीं है। आप ऑप्शन ढूंढते रहेंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज टिश्यूलॉजी, ऐसा नहीं है, इसे हिस्टोलॉजी कहा गया है। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सिलो माल्फिगी ने की, इसलिए इसे फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। सो मार्सेलो मार्फिगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। देखिए उत्तक क्या है, तो समान तरह की कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले हमारे शरीर में सेल्स बहुत सारे सेल्स मिलकर उत्तक यानी टिश्यू बहुत सारे मिलके ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेन मिलके ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये एक फ्लो है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो सबसे छोटा यूनिट सेल है, ये हम सब जानते हैं। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। जैसे अभी उत्तक यानी टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है, सेल्स के स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सो दो तरह के टिश्यू को हम बाइफरकेट करेंगे, एक तो एनिमल टिश्यू और दूसरा प्लांट टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू में अगर देखा जाए तो 4 तरह के टिश्यूज हैं, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब इसमें फर्दर डिवीजन हुआ है, तो बहुत ज्यादा डीप में ना जाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझने की कोशिश करें, जो खूब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बताएंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। क्यों आते हैं कनेक्टिव टिश्यू से, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू बोन से रिलेटेड हो जाता है, और मसल और बोन का बहुत बड़ा रोल है योगा में और एक्सरसाइज में, इसलिए हमें ज्यादा उधर की तरफ फोकस करना है। तो देखो एनिमल टिश्यू को क्लासिफिकेशन हम अगर करें तो इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू में कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट याद रखें कि एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल का मतलब ही होता है जो ऊपर का काम करे, कवरिंग पैकेजिंग का काम करे। जैसे आप गिफ्ट लेने जाते हैं, गिफ्ट लेने के बाद बोलते हैं इसको पैक कर दो, तो इपिथेलियल टिश्यू नॉर्मली जनरल साधारण बोलचाल की भाषा में प्रोटेक्शन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ओवरऑल ऐसा काम करेगा। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही है, मस्कुलर रहेगा, वो मूवमेंट एंड लोकोमोशन में काम करेगा, आपकी मूवमेंट सारी काम कराएगा और लोकोमोशन में। नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, डेफिनेटली नाम है जैसा नर्वस टिश्यू। एंड कनेक्टिव टिश्यू अगेन सपोर्ट, बाइंडिंग एंड पैकिंग। यह कनेक्टिव टिश्यू सबको पूरा एकदम रस्सा से लगा के उसको बांध देगा, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू ऊपर से प्रोटेक्ट करेगा, उसके ऊपर से कवरिंग करेगा, बट बाइंडिंग करने का काम कनेक्टिव टिश्यू का है। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू में इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्यों ज्यादा, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में हमारा बोन्स को भी पढ़ना होता है। अब कनेक्टिव टिश्यू को हम जरा ज्यादा डीप में पढ़ते हैं। इसको फिर से कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो यहां पर याद रखने वाली बात है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारे शरीर में, तो ब्लड जो हमारा है वह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और लिम्फ को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा आएगा, टेंडन्स एंड लिगामेंट। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स आ जाएंगे। अब देखो टेंडन्स एंड लिगामेंट क्या है, जो मसल और बोन को बांधने का काम करता है उसे टेंडन्स कहेंगे, आपको याद करने के लिए। और लिगामेंट बोन टू बोन। कभी आपने सुना होगा किसी का बोलते मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, बहुत टाइम लगा जोड़ने में,
क्योंकि एक हड्डी से दूसरे हड्डी का जोड़ने वाले जो कनेक्टर है उसे हम लिगामेंट कहते हैं, एक बोन से दूसरे बोन। जबकि एक बोन और एक मसल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी पैदा करता है उसे टेंडॉन्स कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में ब्लड को कहा जाता है। लार्जेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ए ब्लड। इपिथेलियल सेल में आपका, जैसा मैंने बोला, इसमें अगेन फर्दर 5 पार्ट में डिवाइडेड है, स्क्वेमस, कॉलमनर, क्यूबोइडल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। जो इधर की तस्वीर में आपको जो दिखाई दे रहा है ये उसका एग्जाम्पल के रूप में है। इतना डीप में प्रश्न आता नहीं है, फिर भी आप देखना कि सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम वैसे जगहों पे आता है जहां की वो ट्रैप करने का काम करे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिलिएटेड रहेगा, धूल कण या कोई भी प्रदूषित चीज आपके शरीर में न घुस जाए, इसके लिए सीलिया वहां लगा रहता है। इसी तरह से सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, उसकी जो लेयरिंग बनती है वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम की बनती है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम का कहाँ बनता है? तो किडनी का जो सेल्स है इससे बना हुआ, इसके टिश्यू से बने हुए हैं। सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम यानी कि स्क्वेमस जो था ब्लड वेसल्स में आपने देखा, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इस टिश्यू का बना हुआ होता है। राइट, अब इसके बारे में एक एक का डिटेल था, उतने में हम अभी नहीं जाते हैं क्योंकि हमें बहुत आगे तक बढ़ना है। अब देखिए, एक मस्कुलर टिश्यू के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। मस्कुलर टिश्यू में इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, कार्डियक मसल के बारे में समझना है। कार्डियक मसल जो होते हैं वह अपने आप में यूनिक होते हैं। कैसे यूनिक होते हैं कार्डियक मसल्स? तो हमारा हृदय कार्डियक मसल्स टिश्यू का बना हुआ होता है और यह हृदय के अंदर होता है और इसकी क्रिया अनैच्छिक होती है, यानी कि यह ऑटोमेटिक काम करता है। जिस दिन से हमने जन्म लिया है, यानी कि माँ के गर्भ में गए, तब से जब से धड़कना शुरू किया है, तो माँ की इच्छा से भी बंद नहीं होगा और ना हमारी इच्छा से बंद होगा, यानी कि ये तब से धड़के जा रहा है, इसलिए अनैच्छिक बोलेंगे, इनवॉलेंट्री। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हमारे कौन सा मसल्स हमारी इच्छा से नहीं कंट्रोल होता है। तो कार्डियक इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड अंदर की डाइजेशन जो होता है ना, जैसे कि आपने खाना खा लिया, ये तो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन एक बार खाना पचना रात में, आज मैं अभी खा लिया हूं सुबह सुबह, ऐसा नहीं होगा, वो पचना तो तुरंत शुरू हो जाएगा। तो ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। राइट, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में अगर देखी जाए तो हमारा जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब नर्वस टिश्यू के बने होते हैं। जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दीज ऑल आर मेड फ्रॉम न्यूरॉन्स एंड नर्वस टिश्यू के यह 3 पार्ट है जहां की बने हुए हैं। ब्रेन हमारा सारा का सारा नर्वस टिश्यू से, रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, एंड नर्व्स में पाए जाते हैं, शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेवार हैं। नर्वस टिश्यू कोशिका को, यानी उसकी एक एक स्मॉल यूनिट को न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो यह प्रश्न भी कई दफा पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है नर्वस टिश्यू का, तो उसे न्यूरॉन कहा जाता है। और इसी तरह से किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन्स। यह जरा ध्यान दीजिएगा। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने साइंस ज्यादा पढ़ा नहीं है, आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, उनको ये सब नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अच्छा, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं क्या? नहीं भाई, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, ब्रेन वाला, ऐसा याद रखिए। और नेफ्रॉन किडनी वाला है, क्योंकि दोनों का नाम में इस तरह से मिलता जुलता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अभी अभी हमने बात किया था कि कार्टिलेजेस, लिगामेंट, टेंडॉन्स, ये सब क्या चीज था, तो थोड़ा सा उसके बारे में, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। मैं सिस्टमेटिकली बढ़ जरूर रहा हूं, जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से उन्हें समझ में आ रहा होगा। जो आर्ट्स वाले हैं वो केवल बुलेट पॉइंट को समझें, क्योंकि क्वेश्चंस क्या इंपॉर्टेंट रखता है। जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये आना चाहिए, इसके बाद ये आना चाहिए, नहीं, जो भी आना चाहिए आप एग्जाम में सही आंसर करके आओ, मार्क्स से मतलब है। तो कनेक्टिव टिश्यू
शरीर को प्रोटेक्शन देता है, मूवमेंट में सहयोग होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करने का भी काम करता है, जो हमारा बोन है, यानी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत हम बोन की स्टडी अभी करने वाले हैं। तो हड्डी क्या क्या काम करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण का भी काम करता है। आपको यह क्वेश्चन करके कोई कंफ्यूज कर दे कि हड्डी कैसे निर्माण करेगा यार, लाल रक्त कण या सफेद रक्त कण का, तो उसकी जो बोन की मैरो होती है, जो बीच का पार्ट होता है, उससे यह प्रोडक्शन होता है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती है। कौन सा मिनरल? कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। एंड बोन के सेल को ओस्टियोसाइट कहते हैं। यह क्वेश्चन बनता है कि ओस्टियोसाइट्स बिलोंग्स टू, यानी कि हिंदी में ऐसे आएगा, ओस्टियोसाइट कहां से संबंधित है, लिखा रहेगा हड्डी, खून, मसल्स या कुछ और एग्जाम्पल, तो आपको आंसर देना ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट बोन से संबंधित है, यानी कि हड्डी की जो छोटी सेल है उसे ओस्टियोसाइट कहेंगे। फिर से मैं बोलूंगा, किडनी की जो छोटी सेल है उसे नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम की छोटी सेल को न्यूरॉन, उसी तरह से हड्डी की छोटी सेल को ओस्टियोसाइट्स। एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में हम समझते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज यह एक विशेष प्रकार की संयोजी उत्तक है। यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करती है। और कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं, उसकी जो छोटी सेल्स है उसे कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, यानी कि बोन वाले को ओस्टियोसाइट्स एंड कार्टिलेज की जो छोटी सेल है उसे कॉन्ड्रियोसाइट्स। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट आप जरूर नोट कर लीजिए। देखो, घुटना वगैरह जो होता है ना, उसके बीच में इस तरह का एक ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली ब्लू नहीं होता। एक और एग्जांपल देता हूं, हमारी कान होता है ना, आउटर ईयर, ये सब कार्टिलेज का बना हुआ है। ये हड्डी नहीं है, मुलायम वाली हड्डी है। तो आप ऐसा समझे, मुलायम वाली हड्डी जो है वो कार्टिलेज का बना है। तो थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक के जैसा फीलिंग करता है। नाक के ऊपर का पार्ट, कान का, इसमें कार्टिलेजेस का बना होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स इसके सेल्स को कहते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। पीछे हमने बात किया था, देखिए ये हड्डी है और यहाँ पे मांस है। लाल वाला जो है मांस है, और हड्डी है व्हाइट वाला। ये जो जोड़ने का जो स्थान है, जिसके वजह से जुड़ा है, उसे टेंडन कहेंगे। और दूसरा वाला जो, हाँ जी बलजीत जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेज किया है। हम लोग ऐसा करते हैं, सारे प्रश्न लास्ट में ले लेंगे, ठीक है ना। सो मसल्स और बोन के साथ जो जुड़े हैं उसे टेंडन कहेंगे, और बोन को बोन से जोड़ने वाले को लिगामेंट कहते हैं। अगर इतने देर तक आप साथ साथ हैं और ये सब पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है। कोई आपसे बहुत ज्यादा डीप प्रश्न नहीं करने वाले हैं। ब्लड के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। तो ब्लड हमारी बॉडी का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू किसे कहा जाता है, तो ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। अब हम आते हैं सीधा बोन के तरफ बढ़ जाते हैं, जिसमें जॉइंट्स के बारे में बताएंगे। हमारे शरीर में टोटल हड्डियां कितनी है, तो इसके लिए ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1 2 3 4 5 6, 6 चीजों को याद रखना है। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये क्वेश्चन आता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 100%। तो आपको एक ट्रिक देता हूं, आप याद रखना, बीपी शुगर चेंज। क्या? बीपी शुगर चेंज। बी मतलब बीपी, शुगर, शुगर लिख दिया है, चेंज का शॉर्ट फॉर्म लिखा है CHG। तो बीपी शुगर चेंज क्या होता है? तो बी मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पी मतलब पाइवोट ज्वाइंट, एस जिसको शुगर हमने कहा सैडल ज्वाइंट, चेंज का जो सी है उसे कॉन्डोलाइट ज्वाइंट, एच को हिंज ज्वाइंट एंड जी को ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो आपको 6 ज्वाइंट का नाम तो याद हो गया, लेकिन आप बोलोगे कि बीपी शुगर चेंज याद करके फायदा क्या होगा? तो आप अपने मेमोरी में याद रखो, यहां से शुरू करो, 1 2 3, उसके बाद घुटने पे आ जाओ, हाथ में 2 है, एक तो ये वाला ज्वाइंट है और एक ये वाला ज्वाइंट है। तो 1 2
यहीं पे 3 और 4 आ जाएंगे, घुटना आ जाएगा 5वां, एंड लास्ट में नीचे का पैर 6ठा। तो ये इस तरह से आप जाएंगे ना, तो क्वेश्चन क्या दे देता है, एक्चुअली मैंने क्यों ट्रिक दिया आपको, क्वेश्चन दे देगा आपकी जो केहनी है उसमें कौन सी ज्वाइंट है। अब देखो साइंस वाले तो याद कर लेंगे, आर्ट्स वाले लोग कंफ्यूज हो जाते कौन सा लिखूं। चॉइस दिया हुआ है बॉल एंड सॉकेट, पाइवोट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, गोल्डोलॉइड ज्वाइंट। तो अगर आप बीपी शुगर चेंज के तरीके से जाएंगे तो तुरंत आप पकड़ लेंगे पी वाला पाइवोट ज्वाइंट, खत्म, आंसर हो गया पाइवोट ज्वाइंट। एग्जाम में मार्क्स मिल गए, फिर आपको कौन पूछने वाला। उसी तरह से अगर जी आ गया, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहां पर, तो हमने जैसा पीछे बात किया बीपी शुगर चेंज, तो जी सबसे लास्ट है, नीचे पैर के नीचे वाला ग्लाइडिंग ज्वाइंट वो है, तो नीचे वाला लगा दिए आंसर। कहीं से आवाज आ रही जयेश भाई, कोई म्यूट करवा लें, ठीक है। तो बीपी शुगर चेंज, आशा करता हूं कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सुरेश प्रजापति जी, आप अपने आप को म्यूट कर लें। सुरेश प्रजापति जी, सुरेश प्रजापति जी क्या, अच्छा चलो मैं यहां से देखता हूं कर पाऊंगा क्या। म्यूट, हाँ या म्यूट कर दिया जी उनको मैंने, चलिए मैंने म्यूट कर दिया। सो ये आप लोगों को बीपी शुगर चेंज अब कैसे याद रखना है, मेरा पर्पस आपने समझ गए। बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रखता, एग्जाम के एक दिन पहले जाने के समय में एक बार नजर मार लीजिए कि कैसे याद रखेंगे। ऊपर से चॉइस आपको दे दिया कि आपके घुटने में कौन सा ज्वाइंट है, तो आपको यहां पर हिंज ज्वाइंट पे टिक लगाना है। कारण यह है कि वो हिंज ज्वाइंट है, बट होता क्या है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम में। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड वाले हैं तो इसकी पूरी डीप स्टडी कर लें। बॉल एंड सॉकेट आपको क्लियर मालूम रहता है कि ये हाथ वाला बॉल एंड सॉकेट है, एंड पैरों का जो थाई वाला है वो भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। तो जस्ट आपके लिए एक छोटा सा हिंट दिया था। स्केलेटन सिस्टम को समझने के लिए आप देखो यहाँ पे कुछ कंकाल दिखाए गए हैं, एक मनुष्यों का कंकाल है, एक डॉग है और कुछ कीड़े मकोड़े हैं। तो हमें यह समझना होगा कि स्केलेटन दो तरह के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। हमारे शरीर के अंदर के, जैसे कि हमारा मनुष्यों का और डॉग का शरीर के अंदर का स्केलेटन है ये। और कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, इसके अंदर तो कोई बोन नहीं होता, बट शरीर के बाहर होते हैं, जैसे कि ऐसा वाला सेल, शंख वगैरह, या कोई कीड़े फतिंगे इसके ऊपर में ही होते हैं, और नीचे के एरिया बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। अगर इसके ऊपर जितना देर तक वो बर्दाश्त कर सकेगा, नहीं तो अंदर में ब्लड भी नहीं होता। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन वाले को प्रकृति ने हड्डियां अंदर की तरफ दे दिया है। आप देखो एक फिर से वही वाली एग्जांपल, हड्डियों को हड्डियों से ज्वाइन करा है, और ये बोन के अंदर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है। बोन के अंदर में, हड्डियों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि कार्टिलेजेस में कोंड्रिन की मात्रा ज्यादा होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि आप देखो कोई व्यक्ति का अगर कार्टिलेज ज्यादा बढ़िया है तो होगा क्या, एकदम जस्ट आपके एग्जाम्पल में शायद दिमाग में आपको आ जाए, जब डेड बॉडी को हम हिंदू धर्म में जलाते हैं तो देखो जिसका कार्टिलेज अच्छा है ना, उसका बहुत तेजी से जलता है डेड बॉडी। कारण है कि हमारे बोन के जितने भी ज्वाइंट हैं, कार्टिलेज ज्यादा है तो फास्फोरस है, और फास्फोरस जो है ना अग्नि को अट्रैक्ट कर लेता है, अग्नि ज्यादा जल्दी जल जाता है। कोई दुबला पतला गरीब आदमी है, उसको बहुत टाइम लगता है जलाने में, लकड़ियां ज्यादा लग जाती है, जबकि वो मोटा ताजा आदमी है फिर भी उसमें कम, क्योंकि उसमें फास्फोरस शरीर में बहुत ज्यादा है, वो अपने आप आग को पकड़ लेता है। तो कार्टिलेजेस कोंड्रिन से, इसका कार्टिलेजेस जो है, कॉन्ड्रिन आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट बोन के अंदर होता है, यहाँ कार्टिलेज में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यहाँ पर आपको जो रेड ब्लड एंड व्हाइट ब्लड कैसे बनाते हैं, तो बोन मैरो के अंदर में बनाने की टेक्निक होती है, उनके पास व्यवस्था होती है जो कि बनाते हैं। चलिए, हमारे शरीर में टोटल बोन की संख्या 206 है, 80 एक्सियल में है, और बाकी जो बचा हुआ है 126 बोन है। तो इसको फटाफट हम लोग याद कर लेते हैं, और बड़े ही आसान तरीके से 206 हड्डी में टोटल हमारे शरीर में हड्डियां हैं, जिसमें 80 बीच वाला पार्ट निकाल दिया है, उसमें 80 और 126 बाकी साइड में,
हाथों में देखें तो 126 को पहले हम काउंट कर लेते हैं, बड़े वाले को पहले फिनिश कर दें। तो कैसे आया 126? तो हमारे एक हाथ में 30 हड्डी है, तो दो हाथ में 60 हो गए। लेग में उसी तरह से 30-30, तो लीजिए 30 हाथ में, 30 इधर हाथ में, 30 इधर पैर में, 30 इधर, तो यहीं पे हो गए 120। तो अभी 6 हड्डी समझना है, तो जो 6 ज्वाइंट है वो है 6, तो 126 को भी खत्म कर दिए। अब हम एक्जियल की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए एक्जियल, अब हाथों की जो आपने बोला, तो आपको हाथों की 30 जोड़ आपको दे दूं तो आपके मन में शांति हो जाएगा कि हाँ 30 मैच कर गया तो खत्म। तो देखिए सबसे ज्यादा जो कैसे होता है, 30 कैसे आएगा? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलिंजेस, राइट, रेडियस, अल्ना, इस सब को अगर हम मिला दिया जाए, देखिए एच मतलब ह्यूमरस, तो हाथों को हम जोड़ते हैं, देखो ऊपर से यहां तक को ह्यूमरस कहा जाता है, और एक है रेडियस और दूसरे को कहते हैं अल्ना। तो 1 2 3 तो यहाँ पे हुआ, देखिए एच मैंने जो यहाँ लिखा है ह्यूमरस के लिए, अल्ना लिखा 1, रेडियस 1, तो 3 तो यहीं पे हो गए। ये जो फ्लेंजेस बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं, यानी कि अंगुलियों को जितना हम मोड़ लेते हैं, जो पंजा को आप समझो कि फ्लेंजेस बोलेंगे, इसमें ही हो जाता है 14। इसके अलावा कार्पल्स, ये जो कलर वाली है कलाई की जो ऊपर वाला पार्ट है उसे कार्पल्स कहते हैं। एक क्वेश्चन मेरे को याद आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हाथों में जो है ऊपर की कलाई, उस हड्डियों को क्या कहते हैं, तो कार्पल्स, और उसके बाद वाला जो है वो है मेटाकार्पल्स, ये वाला। तो कार्पल्स हैं 8 और मेटाकार्पल्स 5, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ट्रिक। कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13, और फ्लेंजेज 14। अभी इसके लिए मैंने पीछे की क्लास में बताया था कि आपको याद रखना है कि हथेलिया में 14 हुआ है, कैसे याद रहेगा? हमने बोला कि किसी के ऊपर अगर लगा दोगे गाल में, तो उसके 14वीं के चांद के ऊपर निकल आएगा आपके पंजे का छाप। तो ऐसे याद रखना कि 14 इसमें होते हैं, 14वीं का चांद बन जाएगा उसका चेहरे में। तो आपकी तलहथी के हाथों में 14 अंगुलियों, 14 हड्डियां हैं, और कार्पल्स है 8, मेटाकार्पल्स 5, ह्यूमरस 1, अल्ना 1, रेडियस 1, ये टोटल कर देंगे तो 30 हो गया। अब 30-30 दोनों तरफ है तो 60। उसी तरह से हम पैरों में आ जाते हैं। पैरों में जिसको हम कार्पल्स कहते थे, यहां पर नाम आ जाएगा टार्सल। टी से टार्सल और टी से टखना याद रखना। तो टी से टार्सल, और टार्सल की संख्या जहां पर कार्पल्स 8 था तो यहाँ पे 7 होगा। तो बोलोगे एक हड्डी कहां निकाल दिए भाई साहब, तो वही हड्डी आपके घुटने के आगे लगा दिया गया है पटेला के रूप में, वो हड्डी वहां से निकाल, यह ऐसा कुछ हुआ नहीं है भाई, मैं केवल आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। वो हड्डी वहां से निकाल के आपके आगे घुटने के आगे रख दिया गया है, ठीक है, जिसको पटेला कहते हैं। तो यहां पे टार्सल हो गया 7, मेटाटार्सल 5, अगेन 14वीं के चांद जैसा हाथ में था वो फ्लेंजेज यहां भी है, वो है 14। उसके बाद फीमर, थाई वाले बोन को फीमर कहा गया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एफ लिखा है, एक, और एक है टिबिया और दूसरा है फेबुला, ये भी एक एक। वहां पर रेडियसल ना था, यहां पर टिबिया फेबुला है। तो यह क्वेश्चन भी बनता है कि इस जोड़े को सही करें, टिबिया फेबुला पैरों से संबंधित है, रेडियस अल्ना कंधों से संबंधित है, या उल्टा पुल्टा करके देगा। तो आपको याद रखना है रेडियस और अल्ना यह हमेशा हाथों से संबंधित है, टिबिया और फेबुला पैरों से संबंधित। वो कैसे याद रखोगे, आप लोग विचार करिएगा, कुछ छोटे ट्रिक बना लीजिए, उससे आप याद रखेंगे। देन पैरों का भी यहां पर आपको 30 × 30 60 हो गए, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। देन हम देखें तो इस तरह से और भी बोन आते हैं,
जो टोटल मिला करके आपको रिब केज और एक्सिस में 80 बोन जोड़ने के लिए काम आते हैं। इसमें एक्सिस जो पोर्शन है इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। 11th एंड 12th जो हमारा रिब केज है वो फ्लोटिंग रिब कहलाता है। 11वां और 12वां नंबर का स्नेक के केसेस में पूरा बॉडी में ही उसके रिब जो होते हैं ना फ्लोटिंग रहते हैं, इसलिए अपने शरीर से भी बड़ा बड़ा शरीर को खा जाता है क्योंकि वो फैल सकता है, वो खुल जाता है पूरा का पूरा। और हमारे शरीर में 2 ही ऐसे नीचे के बोन हैं जो ओपन दिए गए हैं, और इसका वजह यही है कि मेल नहीं फीमेल में जब डिलीवरी या बच्चा पेट में आता है तो वो थोड़ा फैल सकता है, बढ़ सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो चोट लग जाए पेट के ऊपरी पार्ट में तो उसको डिलीवरी करने में दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। इसके अलावा यह एक इम्पॉर्टेंट है जो कि हम आगे नर्वस सिस्टम में हम जरूर पढ़ेंगे कि आपके सामने पिक्चर जो दिखाई दे रहा है कुछ मल्टी कलर का, तो सर्वाइकल में 7, थोरैक्सिस में 12, लंबर में 5, सैक्रम में 5 जो फ्यूज्ड होते हैं, एंड कोकाइस में 4 जो फ्यूज्ड होते हैं। तो टोटल नंबर को हम जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 हो गया, 19 से 1 20, 20 और 4 24, 24 और 5 29, 31, 33, टोटल 33 ऊपर से नीचे तक है। बट नीचे वाला ग्रीन से और ये वाला कलर दोनों देखें तो 5 यहाँ फ्यूज्ड होते हैं, यहाँ भी 4 फ्यूज्ड होते हैं, जिसका इसका इंपॉर्टेंस आगे आने वाले समय में मिलेगा आपको। अभी हम यहाँ पर देखिए कि एक और आपके लिए बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन दिया है। एक्सियल जो है ना 80 कैसे हुआ, आपके मन में प्रश्न आएगा कि 80 बोन आप जुड़वा के दीजिए। तो बैक बोन में अभी हमने 33 जुड़वाया, लेकिन कुछ जो फ्यूज हो गया है ना उसको फ्यूज को एक एक ही जोड़ा जाएगा। तो बैक बोन में 26 हो गया, रिब्स में 24 हो गया, ठीक है। बैकबोन की जो रीढ़ की हड्डी 24 जोड़ 26 रख लीजिए, और रिब्स आपके 12-12 दोनों साइड में तो 24 हो गए। स्टर्नम जो बीच का लॉक है यहाँ पर चेस्ट के पास, वो एक हड्डी होती है एक, और हेड के अंदर जो आपका सर है उस सर के अंदर देखो एक ये वाला हड्डी होती है, इसे रेड वाला कलर को हायार्ड बोन कहा जाता है। जब मनुष्य को फांसी दी जाती थी ना एक जमाने में, तो ही वाली हड्डी टूट जाती थी। ये हड्डी जैसे टूट जाती थी तो उसकी सांस की गति रुक जाती थी, सांस बंद हो जाता था। तो हायार्ड बोन एक, और कानों के अंदर में 6 बोन होते हैं। आपने सुना था ना MIS, मैलियस इंकस एंड स्टेप्स, तो एक कान में 3 और दूसरे में 3, तो 6 हो गए। और जो हमारा खोपड़ी है स्कल जिसको कहते हैं, उसमें 22 बोन्स होते हैं। कैसे 22 बोन होंगे? आप बोलोगे पंकज भाई आपको 22 कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूं। आपका जो 14वीं का चांद हाथ में 14, और आपके जो चेहरा है ना उसमें भी 14 बोन होते हैं। तो ये 14 बोन इस 14 बोन से टकराता है तो चटाक से आवाज आता है, इसलिए दोनों 14वीं का चांद बिगड़ जाता है। तो हमारी जो फेस है उसमें भी 14 हड्डियां हैं और हाथों में हड्डियां हैं, तो 14 हड्डी यहाँ, और कपाल में खोपड़ी में 8, तो 14 8 22 हो गया। इसलिए हमने खोपड़ी मतलब यहाँ से ऊपर यहां से ऊपर ले लिया, तो टोटल 22 आपका खोपड़ी में, हायार्ड में 1 और ईयर में 6, ये सब मिला देंगे तो कितना हो गया 29। तो आप यहां से जोड़ लीजिए, बैकबोन में 26, पसली में 24, स्टर्नम में 1 और खोपड़ी में 29, तो आपका खत्म हो गया। अगर किसी ने प्रश्न ये किया कि आपकी कपाल में कितनी हड्डियां हैं, तो आपको उत्तर देना है 8, क्योंकि कपाल की बात किया है उसने, खोपड़ी की बात नहीं किया। खोपड़ी कंसिस्ट ऑफ फेस, ऊपर का सब चीज पूरा, जो नहीं का मुंडमाल पहनते हैं वो हुआ खोपड़ी। कपाल केवल ऊपर वाला पार्ट हुआ, केवल ऊपर का जो 8 हड्डियों से जुड़ा हुआ हमारा ब्रेन का जो प्रोटेक्शन लेयर है वो कपाल हुआ। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेनियल मतलब कपाल जिसको कहते हैं ना, चलो नर्व्स की बात अगले क्लास में, मतलब अगले पोर्शन में हम करते हैं। एक और पॉइंट ये देखो, यहाँ पे ना हमारी खोपड़ी के पास एक ऐसा सा ओपनिंग होता है जिसमें कि हमारा वर्टिब्रा उससे ज्वाइंट होता है, उसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। उसी से वायरिंग सारा नीचे की तरफ पूरे शरीर में जाती है। इसका इंपॉर्टेंट आएगा अभी आने वाले, इसलिए हम लोग अभी से थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा ग्लैंड्स की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो देयर इज द 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स,
इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जिसको सेक्रीशन करने के लिए कोई भी डक्ट या माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड सिस्टम को कहा गया है जिसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की जरूरत है, नली की जरूरत है, मार्ग की जरूरत है, उसके बाद ही वो सप्लाई हो सकेगा। ठीक है, जैसे आप साधारण बोलचाल की भाषा में कहो तो एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के लिए वायर की जरूरत है, वायर की जरूरत है ना, तो ये एक्सोक्राइन जैसा हो गया। लेकिन एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए वाईफाई को कोई वायर की जरूरत नहीं है, वो इंडोक्राइन जैसा हो गया। आज वाईफाई मेरे उस रूम से इस रूम में आ रहा है, लेकिन मेरे पास अगर पासवर्ड है तो मेरे को पूरा रिस्पॉन्स करेगा, आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आपको कुछ भी रिस्पॉन्स करेगा नहीं। इसी तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड बिना कोई रास्ते के टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास एक स्पेसिफिक पासवर्ड होता है, उसे जाना है। उसी तरह से एक्सोक्राइन ग्लैंड को अगर एंजाइम सेक्रेट करने हैं तो उसे रास्ते बताने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइन जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑर्गन तक काम करेगा। मिक्स इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ऐसा कोई ग्लैंड है क्या जो दोनों तरह का व्यवहार करता है? तो यस, पैंक्रियाज इज द राइट आंसर। तो आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं लेके चल रहा हूं, इसलिए मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा, जिसमें मिक्स ग्लैंड के बारे में क्वेश्चन आता है और शायद यही क्वेश्चन आपको भी आ रहा है कि विच ऑफ द ग्लैंड इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, यानी इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का मिक्स है, तो पैंक्रियास। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला इंडोक्राइन सिस्टम की पढ़ाई हम कर रहे हैं, प्लांट भी हार्मोन रिलीज करते हैं क्या? तो यस, करते हैं। क्या उसमें इंडोक्राइन सिस्टम होता है? नहीं, नहीं होता, फिर भी वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। जस्ट आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। प्लांट में भी हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन तो होता ही है ना, देखो प्लांट छोटा होता है, बड़ा होते चला जाता है, फिर एक सर्टेन लाइफ के बाद रुक जाता है बढ़ना, तो है उसमें भी हार्मोन, बट उसमें इंडोक्राइन सिस्टम नहीं है। नाउ कुछ ग्लैंड्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको मैं याद करवा सकूं, वही चीजें मैं रखा हूं, बाकी चीजों को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि अभी वो पढ़ने का टाइम भी नहीं है और आपका ज्यादा टाइम ले लेगा और उसमें ज्यादा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। हाइपोथैलेमस नर्वस हार्मोन कंट्रोल ऑल इंडोक्राइन इंक्लूडिंग पिट्यूटरी। अब आप बोलोगे पंकज जी आपने क्या लिखा? बहुत ही अच्छा चीज लिखा हूं, आपको मजा आएगा। हम ऐसा कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है, बात सही है। अब मास्टर को भी कंट्रोल करने के लिए कोई हेड मास्टर हो गया, वो कौन है? तो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, आप देखो हमारे देश में घर के हस्बैंड जो होते हैं वो बड़े ही घर के लीडर होते हैं, और लीडर होने दो, घर के लीडर तो उनकी वाइफ ही होने वाली है, क्योंकि उस हस्बैंड को भी कंट्रोल कौन करता है? तो उसकी वाइफ। इसीलिए पति को राष्ट्रपति भी होने दो या कुछ भी होने दो, प्रथम महिला कहा जाता है राष्ट्रपति की वाइफ को, राइट? तो यही चीज है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पूरे शरीर के ग्लैंड को ये करेंगे, कंट्रोल करेंगे, बट इसको भी कोई कंट्रोल करने वाला है, वो है हाइपोथैलेमस। तो यह क्वेश्चन में आएगा, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस आंसर होगा। पीनियल ग्लैंड थर्ड आई जिसे हम कहते हैं, हमारी योग में बड़ा महत्व है। मेलेटोनिन सेक्रेट करते हैं और ये ब्लैक कलर का सेरोटोनिन भी सेक्रेट करते हैं जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है, यानी संध्या काल में अपने आप सेरोटोनिन सेक्रेट करेगा। जैसे ही लाइट कम होगा, सूर्य के प्रकाश कम होगा, तो पहले के लोग तो लाइट था नहीं उनके पास, जैसे ही सूर्यास्त हुआ खाना पीना खाए और आराम से उनको नींद आ जाती थी, क्योंकि यह बायोलॉजिकली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि अब सोने का टाइम है। और कोई व्यक्ति इसको इग्नोर करके सेरोटोनिन ही नहीं सिक्रेट होने देता है, तो जगे रहते हैं कई तरह के उपाय करते हुए, उससे होता क्या है कि उसको नींद की बीमारी आ जाती है। अभी जो दवाइयां आती है वो सेरोटोनिन सेक्रेट कराने वाली ही दवाइयां आती है, नींद की गोली जिसे कहते हैं। सो ये बच्चों में बड़ा एक्टिव होता है, इसलिए आप देखें बच्चे कभी भी सो जाते हैं। थायराइड
बिगेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर का इंडोक्राइन ग्लैंड। हाँ, ध्यान रहे, अगर आए कि बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, मेरी शब्दों पे ध्यान रखिएगा, बिगेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो आंसर होगा थायराइड। अगर आए कि बिगेस्ट ग्लैंड हमारे शरीर का कौन है, तो आएगा लीवर। अगर कोई ऐसा नहीं लिखा है कि इंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, तो लीवर आंसर। अगर इंडोक्राइन बड़ा है और उसमें लीवर का भी एग्जाम्पल है, तो लीवर आंसर नहीं होगा, आंसर होगा थायराइड, क्योंकि इंडोक्राइन की बात कर रहा है। अब यहां से थायराइड ग्लैंड से निकलता क्या है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। और कई बार आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है, जिसे ग्वाइटर रोग कहा जाता है, घेघा रोग भी कहते हैं। एंड एक और होता है थायराइड के अलावा एक पैराथायराइड, जैसे कि आपको हाइपोथैलेमस बताया, उसी तरह से एक पैराथायराइड भी चीज है। यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड की फोटो है, इसके ऊपर देखो डार्क कलर का 4 बिंदु है, इसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और पैराथायराइड ग्लैंड का मुख्य काम एक ही लाइन में अगर समझे, तो कैल्शियम और फॉस्फेट का मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट का रिस्पॉन्सिबल है मेटाबॉलिज्म के लिए। अब आप पूछेंगे कि कैसे करता है भाई, खाना पीना से तो कैल्शियम हम खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी कैल्शियम की कंट्रोल हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। आप जरा कभी सोचे हैं क्या कि ऐसा क्या चीज हमने खाया था लाइफ में, जिससे इतनी मजबूत हड्डियां बन गई, जो हमारे जैसे लोगों को खड़ा करता है, उठने को बैठाने को लगाता है, और उसके बाद वो बढ़ना रुक जाता है या मेंटेन रहता है। ऐसा क्या हुआ होगा शरीर में? हम चावल वही खा रहे हैं, हमारे माँ बाप ने भी वैसा कुछ तो किया नहीं था। तो हमारे शरीर की बनावट ऐसी है कि कैल्शियम हमारे शरीर का बेस है, कैल्शियम ही कैल्शियम भरा हुआ है, वही आपकी हड्डियों को बनाता है, और फास्फोरस मिल गया तो उसको और स्ट्रेंथन कर देता है। तो लाइफ लॉन्ग तक हमें कैल्शियम की जरूरत पड़ते रहने वाली है, और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, आपकी कैल्शियम ही डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर पिक्चर से आप समझें कि पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन निकालता है, जिसे पीटीएच के रूप में दिया गया है, और ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है किडनी से। ये क्वेश्चन बनता है कि कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन पैराथायराइड कहां से करता है, तो किडनी से करता है। वो मैं बताऊंगा कैसे। कैल्शियम और फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन कैसे करता है, तो खाने पीने वाले आंतों से, जीआई ट्रैक्ट से, और कभी अगर जरूरत उसको पड़ गया तो आपकी हड्डियों से भी खींच लेता है कैल्शियम। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे कई व्यक्ति को ना पीटीएच बहुत बढ़ा हुआ रहता है, तो डॉक्टर बोलते हैं यार तुम्हारा तो शरीर ही खाया जा रहा है कैल्शियम, क्योंकि वो हड्डियों से कैल्शियम लिए जा रहा है। तो इसलिए पीटीएच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, इसके बाद की जो ग्लैंड है, उसमें एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन जो निकालता है, उसे एड्रेनालिन कहेंगे। एड्रेनालिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मैं बताऊंगा, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं और ग्लैंड कहेंगे। फाइट एंड फ्लाइट ग्लैंड कहो, जो एड्रेनालिन है उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहिए। यह आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको मदद करता है। आपको लड़ना है कि छोड़ के भाग जाना है, आपको वहां पर खड़े रहना है कि निकल जाना है, यह सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्रिनल ग्लैंड को दिया गया है। गोनेड ग्लैंड्स मेल में टेस्टिस होते हैं 2, उसी तरह से फीमेल में 2 ओवरी होते हैं, और एक कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। टेस्टिस क्या सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन, और वह स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। ओवरी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन करता है। ये तीनों का नाम नोट कर लीजिए, कई बार आता है प्रश्न कि ओवरी क्या क्या हार्मोन, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड हमने कहा, वो बहुत सारे हार्मोन निकालता है, जिसमें कि टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसटीएच जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, राइट, इसे एसटीएच भी कहा जाता है, एचजीएच, सोमैटोट्रोपिन भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है एसटीएच का। एलटीएच को ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोडक्शन में काम आता है। वैसोप्रेसिन आपकी यूरिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो
पिट्यूटरी ग्लैंड एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो ब्रेन में रहता है और वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज जो कि ड्यूअल ग्लैंड है, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का बिहेव करता है। यह इंसुलिन सिक्रीट करता है और ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करता है। इंसुलिन शुगर लेवल ब्लड में कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इंसुलिन क्या काम करेगा, तो शुगर की लेवल को कम करेगा, ग्लूकागॉन शुगर की लेवल को बढ़ाएगा। अभी इतना ही हम समझते हैं, फिर आगे के लिए हम ग्लैंड्स में जब आगे पढ़ेंगे तो आगे आएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ज्यादा, वो इसलिए क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। यहाँ पर थोड़ा ब्रॉड व्यू दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब देखिए पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे। आपको पीछे वाले में मैं पहले लेके चलता हूं क्योंकि वो आसान है। एक बार पीछे ले गए और आपको आसान वाला पोर्शन कवर हो गया तो अपने आप टफ वाला में आप इलिमिनेट करके सही आंसर करके आइएगा। अब देखिए कैसे, आपको ध्यान दीजिएगा जरा, सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्वेश्चन आता है वहां पे हम छोटी सी गलती कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकलता है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन का नाम पे टिक लगाएं। तो आपको दो ही नाम याद रखने हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, यानी VOOV जो भी शॉर्ट रख लीजिए। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ही पोस्टीरियर से निकलता है, बाकी क्वेश्चन गया भाड़ में, कुछ भी है सब पोस्टीरियर एंटीरियर से निकलता है बस। तो ये दो चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए और कुछ याद ही नहीं कीजिए। वो याद करने का समय आएगा जब देखा जाएगा, जब आपको बहुत टाइम रहेगा। केवल दो चीज याद रखिए कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर से निकलने वाले कौन से दो हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, वह कहता है किडनी को कि यहां से पानी ज्यादा बाहर निकालने मत दो, पानी को रीअब्जॉर्ब करो, यानी कि एंटी डायरोटिक हार्मोन है, यानी पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, उसे एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी बदल के देता है, पिट्यूटरी के यानी ऐसा एंटी डायरेटिक हार्मोन पिट्यूटरी के कौन से लोब से निकलता है, तो सेम आंसर, वैसोप्रेसिन को ही कहा गया है एंटी डायरेटिक हार्मोन। वह आपके पेशाब को कड़ा बना देता है, पेशाब बाहर निकलने नहीं देता है। जैसे गर्मी के दिनों में आपका ज्यादा यूरिन नहीं होता क्योंकि शरीर को मालूम है बाहर गर्म है, मौसम गर्म है, पता नहीं पानी मिलेगा कि नहीं, और ऊपर से पानी मैं भी बाहर निकाल दूं, ऐसा नहीं। तो वैसोप्रेसिन बोलता है किडनी को पानी खींच लो, या आप बस में यात्रा कर रहे हैं, पानी पीने का ही मौका नहीं मिला, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। और ऑक्सीटोसिन दो तरह का काम करता है। जब बच्चा पैदा होते रहता है महिलाओं में तो यूट्रस को रिलैक्स करता है, लेबर पेन क्रिएट करता है। दूसरा, वो ब्रेन को मैसेज देता है कि ब्रेस्ट से मिल्क का भी प्रोडक्शन शुरू करो, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन पे भी वो एक्टिवेशन का काम करता है। प्लस लेबर हो जाने के बाद यूट्रस को रिलैक्स में भी लेके जाता है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो उसके बड़े सारे इंपॉर्टेंट काम है। तो दो काम पोस्टीरियर पार्ट से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, बस इतना ही याद रखना। आपको पिट्यूटरी ओवर, पिट्यूटरी का कुछ भी क्वेश्चन दे, कोई पूछे ACTH कहां से निकलता है, हाँ, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग कहां से निकलता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहां से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, इवन प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहां से निकलता है, तो ये सब पे ध्यान नहीं देना है, ये सब एंटीरियर का काम है। पोस्टीरियर पे ध्यान देना है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। उषा जी जरा म्यूट हो जाएंगे प्लीज। उषा जी म्यूट हो जाए। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में उषा पटेल जी आप म्यूट कर दिया, मैंने कर दिया। चलिए, थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन का निर्माण करता है
और ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में यहाँ आते हैं हाइपर एंड हाइपो को लेके। कई महिलाएं कंफ्यूज होती है कि सर मेरे को हाइपर है या हाइपो, वो सबसे दूर होके वो सर मेरे को थायराइड है। बहुत ही सिंपल जवाब, मेरे को थायराइड है। भाई ऐसा नहीं, थायराइड में भी दो है, हाइपो या हाइपर। हाइपो का नाम ही मतलब होता है लो, कम। हाइपर का मतलब ही हो जाता है अप। हम बोलते हैं ना ये व्यक्ति बहुत ही हाइपर है, बहुत ही फास्ट फास्ट चीजें करता है, तो हाइपर। अब हाइपर में क्या हाइपर, तो तीन तरह के हार्मोन मेजरली कहे गए हैं, T3 और T4 और TSH। तो ये जरा तीनों का अंतर समझने के लिए हम आपको एक पॉइंट देते हैं जो कि आपको एग्जाम में काम आ जाए। हाइपो में जिस व्यक्ति को थायराइड हुआ है, थायराइड एक कॉमन नेम है, हाइपर या हाइपो, तो हाइपो हुआ है, तो इसका मतलब ये समझना कि उसको कुछ कम हुआ है। तो क्या कम हुआ है, T3 T4 की सेक्रेशन उसकी ग्लैंड से कम हो रही है। अब कोई व्यक्ति को हाइपरथायराइडिज्म हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि उसके ग्लैंड से T3 T4 का सेक्रेशन ज्यादा हो रहा है। अब कम या ज्यादा हो रहा है तो TSH का क्या होगा भाई, तो नाम से ही सब उसका बहुत ही गुण है। TSH मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर TSH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि T3 T4 कम है, क्योंकि उसका नाम ही है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो कब बढ़ेगा, जब T3 T4 कम हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करेगा, थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दो स्थिति है, किसी व्यक्ति में TSH बढ़ा हुआ है तो क्या कहेंगे, उसको भी हम हाइपोथायराइडिज्म ही कहेंगे, क्योंकि TSH बढ़ा हुआ है। TSH क्यों बढ़ा हुआ है, नाम है उसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्यों स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड को, क्योंकि भैया वो कहीं न कहीं T3 T4 उसके शरीर में कम हुआ है, बट पेशेंट ने टेस्ट करवाया है नहीं, टेस्ट करवाया है TSH का, या TSH आज रिकॉर्ड में आ गया, T3 T4 आने वाले दिनों में घटा हुआ दिखाई दे देगा, बॉडी को तो पहले मालूम चल जाता है। हाइपर वाले सिचुएशन में T3 T4 बढ़ा हुआ है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का आता पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये दो डिफरेंसेस को समझ जाइएगा। तो आप टेस्ट का रिपोर्ट देख के बता दीजिएगा कि आपका हाइपर है या हाइपो। हाइपर वाले व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत ही फास्ट होता है। मैंने पहले ही कहा था कि थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, हमारे उपापचय की क्रियाओं से संबंधित है। तो हाइपर वाले एकदम हाइपर रहते हैं, एकदम से उनके शरीर से पसीना आते रहता है, नर्वसनेस रहता है, टैचिकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है, वेट लॉस, हड़बड़ हड़बड़ करते रहेगा, एक जगह स्थिर से बैठेगा नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी लेफ्ट राइट, और कोई भी बात को एकदम से मैंने कर देना है, मेरे को अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, उसको बहुत ही पसीने आएंगे, हेयर लॉस रहेगा, और कई बार उसको डायरिया भी तक के हो सकता है। जबकि हाइपो वाले केस में ड्राउजीनेस, लेजीनेस, कोई हड़बड़ी नहीं, शांति, मतलब ओम शांति, शांति तो बाद में कहेंगे, वो पहले ही से शांति। एक्सेसिव हंगर, वेट गेन, जितना भी हो सकता है, मतलब शांति वाला सब, खाना पीना पूरा दबा के खाएंगे, वेट गेन। एक चीज है, उनको ठंडा बर्दाश्त नहीं होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है, हेयर ड्राई रहेंगे, और कॉन्स्टिपेशन। अब उल्टा समझो, उधर डायरिया हो रहा है, मतलब वो आदमी खाता है और लेटिन करता है, खाता है और लेटिन करता है, तो उसके शरीर में लगना नहीं, ऊपर से क्या करता, हड़बड़ हड़बड़ भी करता, उसके हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है, पसीना भी, वो सब हाइपर है एकदम। ऐसे व्यक्ति आप लोग जरूर देखे होंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। हाइपर तो बहुत ही कॉमन है, महिलाओं में खास करके ज्यादा। तो ये चीजें एग्जाम के दिन आपको याद आने चाहिए। आप इस तरह से अगर बताएंगे तो आप कम से कम, यू आर नॉट ए MBBS डॉक्टर, ये तो मैं कह रहा हूं कि आपको थेरेपिस्ट होना है, तो इतनी बेसिक चीज जानकारी होनी ही चाहिए। चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी सेल है, सभी को मालूम है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अभी अभी हमने पढ़ा, स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी इन फीमेल, ओवम,
उनका जो एग होता है वो सबसे बड़ा सेल है। लार्जेस्ट सेल इन मेल न्यूरॉन, यानी कि मेल में तो एग होगा नहीं, तो न्यूरॉन जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सबसे बड़ा है। स्मॉलेस्ट सेल इन मेल क्या होगा? स्पर्म, मेल का स्पर्म। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अंदर के ऑर्गन में सबसे बड़ा कौन है? तो लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो थायराइड ग्लैंड। स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो पीनियल ग्लैंड। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, ये जरा याद रखिएगा, देखिए लॉन्गेस्ट नर्व नहीं कहा है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। क्रेनियल मतलब ब्रेन के पार्ट से, खोपड़ी के पार्ट से निकला हुआ नर्व, तो वेगस नर्व सबसे लंबा हो, लॉन्गेस्ट। यहां पर लिखा है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, इसमें दोनों में अंतर है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व तो ट्रोक्लियर नर्व स्मॉलेस्ट होते हैं। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, साइटिका नर्व। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे शरीर का बड़ा और लंबा सबसे साइटिका नर्व है, यहां से शुरू होता है कमर से लेके नीचे पैर तक, और ये बीमारी भी बहुत भयानक होता है, बहुत दर्द होता है पैरों में। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, फीमर जो जांघ की हड्डी है और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी होती है। स्मॉलेस्ट बोन, स्टेप्स। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो स्प्लीन, प्लीहा जिसको है हमारे शरीर का, वह लिम्फॉइड ऑर्गन सबसे बड़ा है। लार्जेस्ट सेलेब्री ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड, यहां पर जो होता है ना गाल के पीछे, पैरोटिड हमारा सबसे बड़ा लार की ग्रंथि है। स्मॉलेस्ट सबलिंगुअल ग्लैंड, ऐसे नीचे की तरफ जहां तंबाकू लोग रखते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, हार्ट से इमीडिएटली निकला हुआ एरोटा, जिससे शुद्ध खून जाता है उसे एरोटा कहते हैं, लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट आर्टरी अर्टरियोल्स को कहते हैं, जो कैपिलरी से बाद में जुड़ जाता है। इसलिए अब हम आगे बढ़े, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 4:21 हो गया है, यानी कि 1 घंटा 21 मिनट हम लोग बिता चुके हैं जी। मेरे को तो नहीं मालूम चला, आपको जरूर मालूम चला होगा, क्योंकि मैं यहाँ से बोले जा रहा हूँ और आपको सुनने में मेहनत लग रही होगी, इसलिए हमें लगता है कि, लेकिन मैं आज खत्म ही करने वाला हूँ, आप लोग रहो या ना रहो, हम तो रहने ही वाले हैं। ठीक है जी, तो 4:21 हुआ है, हमें लगता है थोड़ी देर में इसको फिनिश करेंगे। नर्वस सिस्टम में हमारा 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको समझिए। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स एंड ऑर्गन एंड ग्लैंड एंड टिश्यूज। जैसे कि इस वाले को आप लोग ध्यान रखिए, इस स्लाइड्स को। लास्ट टाइम के मैंने देखा था कि ये स्लाइड से काफी सारे क्वेश्चंस लोगों को मिले थे, हेल्प भी हुआ था। तो हमारा जो ब्रेन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, मेल और फीमेल के लिए। तो मेल वाले को 1400 ग्राम मान लीजिए, यानी 1.5 किलो का भेजा है मेल के पास। फीमेल में 1100 ग्राम है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ब्रेन कम है, वजन कम है, ब्रेन तो ज्यादा है। फीमेल को 1100 ग्राम का ब्रेन मिला है और मेल को 1400 ग्राम का मिला है। अब 12 जोड़ी नर्व्स निकलते हैं ब्रेन से, ठीक है, ये याद रखिएगा। 12 जोड़ी, 12 पेयर नर्व निकलते हैं। ब्रेन के जो अंदर के सेल्स हैं, उस स्मॉलेस्ट सेल को न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन से बना हुआ है। जब हम जन्म लेते हैं तब तो हमारे पास बिलियंस ऑफ द बिलियंस नर्व सेल होते हैं, बट जब हम एक्टिव तो 15 बिलियन नर्व सेल एक्टिवेट आते हैं, यानी कि 1500 करोड़ नर्व सेल हमारे लाइफ लॉन्ग रहते हैं, और 1 बिलियन मतलब होता है 100 करोड़। एक चीज याद रखिएगा, न्यूरॉन्स में सेंट्रोजोम नहीं होता है। सेंट्रोजोम एक कोशिका के अंदर की संरचना है, सेंट्रोजोम के वजह से सेल डिवीजन पॉसिबल होता है। कोई दूसरे सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो सेंट्रोजोम की वजह से होता है, बट न्यूरॉन सेल में सेंट्रोजोम नहीं होने से न्यूरॉन्स का सेल्स डिवीजन नहीं होता है। तो जितने न्यूरॉन्स आपके माँ के पेट से आपके ब्रेन में मिले हैं वही लाइफ लॉन्ग चलने वाले हैं, इसका कोई बदलाव नहीं होने वाला है। उसकी लंबाई बढ़ सकती है, चौड़ाई बढ़ सकती है, ग्रोथ हो सकता है, बट सेल डिवीजन नहीं होगा। इसलिए एक बार अगर वो चोट लग गया, टूट गया, फूट गया, खराब हो गया तो परमानेंट खराब। इसीलिए बोलते हैं 2 व्हीलर चलाओ तो हेलमेट लगाओ,
कारण यह है कि अगर इधर लग गया, वो डेड हो गया तो डेड हो गया। ठीक है। आप बोलोगे कि फिर सेल डिवीजन नहीं होता है तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? तो बोले बहुत अच्छा सवाल है आपका। ब्रेन ट्यूमर इसलिए होता है कि पूरा ब्रेन खाली न्यूरॉन से नहीं, उसके बीच बीच में दूसरे सेल्स भी होते हैं, उसमें ग्रोथ होता है, और उसमें जब ग्रोथ होता है तो उससे वजह से ट्यूमर होता है। चलिए, तो अब हम समझते हैं, ये इतना सारे आगे की पीछे की बातें करने के बाद हम पूरे ब्रेन को फ्रंट ब्रेन, मिडिल ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड कर लेते हैं। सो पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, फ्रंट ब्रेन, मिडिल ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब यहां पर फ्रंट और हाइंड पे ज्यादा ध्यान देना है, मिडिल में आऊंगा थोड़ी देर के लिए। फ्रंट और पीछे, देखो ऐसा बोलते हैं ना, पीछे किसी को ऐसे मारने का नहीं, पीछे इधर ना, इधर वाले को मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं, पीछे वाले को। इसमें चोट लग गया तो हार्ट की गति रुक सकती है और ब्रीथिंग उसका रुक सकता है, वो व्यक्ति मर सकता है। चलिए उस पार्ट पे मैं आऊंगा। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पे चल जाएं। फ्रंट पार्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को सेरेब्रम, उसके बाद को थैलेमस और उसके को हाइपोथैलेमस। अब देखो, अभी आपको यहां पर मैं याद करा दूंगा। फ्रंट, पहले तो ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्रंट, मिडिल और हाइंड। फ्रंट ब्रेन, मिडिल ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फ्रंट को फर्दर 3 भाग में डिवाइड किया गया, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब देखो इधर है सेरेब्रम, लोग कंफ्यूज होते हैं इसे सेरेबेलम में समझ के। नहीं, सेरेब्रम बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, सेरिबेलम अलग है, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, उस पे हम आएंगे। फ्रंट ब्रेन में सबसे पहले आएगा सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम आपको क्या क्या काम करता है? तो आपकी मूवमेंट का, स्पीच का, इंटेलिजेंस का, इमोशन का, मेमोरी का। तो आप बोलोगे सब चीज तो यही कर दिया तो बाकी क्या रह गया यार? मूवमेंट हो ही गया, स्पीच हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इमोशन हो गया, मेमोरी हो गया। तो यस, सेरेब्रम, इसीलिए बोलते हैं ना, जो आप बड़े जानकार लोग होते हैं उसको देखो ललाट एकदम चौड़ा चौड़ा होता है ना। और मैं ऐसे जस्ट बोल रहा हूँ आपकी यादगारी के लिए, अमूमन ऐसा देखते नहीं, ललाट देख करके मैं भविष्य बता देता हूँ। ऐसा बोलते हैं कि किसी व्यक्ति में, साधु सन्यासी लोग को इतना ज्यादा शक्ति थी कि आपके ललाटों पे लिखा हुआ है। तो ये जो है ना आपका टीवी के स्क्रीन के जैसा है ललाट। तो मूवमेंट, स्पीच, इंटेलिजेंस, इमोशन, इसको सेरेब्रम कहेंगे। उसके बाद थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? थैलेमस हमारे शरीर का रिले स्टेशन है। उसका काम है आउटसाइड जो नॉलेज है उसको देना शरीर के अंदर, और ब्रेन के द्वारा फिर हिसाब किताब लगाना कि ये क्या चीज है, सही है, गलत है। स्लीप, वेकफुलनेस, कॉन्शियसनेस, लर्निंग, मेमोरी, ये सब थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या चीज करेगा? टेम्परेचर को बताएगा, हार्ट रेट को कंट्रोल करेगा, आपकी भूख को, हंगर को, प्यास को, और आपकी शरीर के अंदर में होम्योस्टेटिस इन्वायरमेंट यानी समताप नियंत्रण रखेगा। अभी देखते हैं कि थैलेमस जो है ना, जब कोई व्यक्ति रिले स्टेशन समझते हो ना, जैसे ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, तो उसका एक कंट्रोलर होता है। तो थैलेमस हमारे शरीर का, ब्रेन का कंट्रोलर है। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल वगैरह पी लेता है या नशीली दवाइयां खा लेता है तो उसका रिले स्टेशन में कमजोरी आ जाता है, रिले स्टेशन खराब हो जाता है, जिसके वजह से उसे आउटसाइड की नॉलेज ही नहीं रहती है, और वह कॉन्शियस भी नहीं रहता है, वेकफुल भी नहीं रहता। उसको कोई उस टाइम में पिटाई विटाई कर देता तो भी याद नहीं रहता, उसको चोट भी नहीं लगता। ठीक है, दूसरे दिन उसको सब चीज याद आता है तो उसको किसी ने धुलाई किया है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को भी बताएगा। अगर बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको बताएगा गर्म है, अंदर में कम है, कमरा में एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सब हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है। हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से हाइपोथैलेमस पे जरा ध्यान रखिएगा, इसको पिन लगा के रखिएगा। यह हमारा एक ग्लैंड से भी बहुत संबंधित है, ठीक है ना। जो पिट्यूटरी जैसा आपने अभी एक पढ़ा था, वहां पर आपको लेके चलूंगा। सो ये हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पार्ट है, यह हमारे सारे ऐसे चीजों को कंट्रोल करता है जिसपे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। अब आप देखिए
सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अंतर को समझ जाए। सेरेब्रम आपके इमोशन, स्पीच, इंटेलिजेंस पे संबंधित है। थैलेमस को रिले स्टेशन समझो कि बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब के बारे में ग्रहण करना और ब्रेन और शरीर को उससे नियंत्रित करना। यानी कि बाहर में कोई दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उससे जो आपके शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ है कि आपको उधर जाना है या नहीं जाना है, ये सब कौन करेगा? थैलेमस। यानी आउटसाइड नॉलेज, ध्यान रखना, आउटसाइड आपके शरीर के बाहर कुछ हो रहा है क्या, वो सब थैलेमस कंट्रोल करेगा क्योंकि वो रिले स्टेशन है आपके शरीर का। इनसाइड शरीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। अब इनसाइड में क्या होता है? भाई कुछ नहीं हो रहा है, यह भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा। आप इमोशनल हो गए हो, आप अंदर से बड़े दुखी हो, आप पढ़ाई में कमजोर हो, मैं बहुत ही वीक हो गया हूं, मेरे को नींद आज नहीं आएगी, ये सब चीजों को अंदर में जो घटित हो रहा है वो सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, और उसके हिसाब से आपका नियंत्रण होता है व्यवहार में। ये सब हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। इसके वजह से हार्ट रेट बढ़ सकता है, घट सकता है, आपकी शरीर की टेम्परेचर घट सकता है, बढ़ सकता है, आपको किसी से प्यार हो सकता है और किसी से घृणा हो सकता है। ये सब अंदर की दुनिया है। तो आप समझो योग में कितना महत्वपूर्ण है। आप किसी व्यक्ति को हाइपोथैलेमस पे अगर आप एक्ट कर देते हो तो आप देखो उसकी पूरी जीवन बदल दो। व्यक्ति को अंदर से बदल सकते हो आप, और अगर बाहर से बदलोगे तो थैलेमस का कंट्रोल है। तो मैं बार बार यहाँ पे इसलिए लाया हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि बाहर की चीजों, आपके टेम्परेचर, सर्दी गर्मी, यह बाहर का दुनिया का टेम्परेचर वह थैलेमस बताएगा। आपकी शरीर के अंदर का टेम्परेचर का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करेगा। यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर बाहर सूर्य की रोशनी है तो कैसे क्या हाइपोथैलेमस नहीं बता सकेगा, वो तो ठीक है। आपकी शरीर के अंदर फीवरिश है, आप फीवर फील कर रहे हो, आप ठंडापन फील कर रहे हो अंदर से, तब वो हाइपोथैलेमस का एरिया है। बाहर की साइड में जो चीजें आपको मिल रहा है वह थैलेमस वाला पार्ट है। अब सेरेबेलम पे आते हैं, हाइंड ब्रेन पे डायरेक्ट। सेरेब्रम आपको क्लियर हो गया, इंटेलिजेंट आदमी को बड़ा बड़ा दिमाग है, एकदम चौड़ा चौड़ा ललाट है, ऐसा बोलेंगे। कई लोगों को ऊंचा ऊंचा होता है यहाँ पर, वो और तेज होते हैं। आईएएस ऑफिसर वगैरह एक दो मिले होंगे, प्रोफेसर मिले होंगे, आप देखना फिर याद करो। तो इस तरह के हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम आपकी बैलेंसिंग, वॉकिंग और स्टैंडिंग का नियंत्रण करता है। तो अभी आप बोलोगे कि यही तो सेरेब्रम भी करता है, बोले नहीं, सेरेब्रम आपकी मूवमेंट को करता है, बट आपको सेरेबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है, और ये बैलेंसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए मैंने पीछे ये कहा था कि आपके पीछे कोई बेलन लेके आ जाए तो क्या करेंगे? भागेंगे ना, बैलेंसिंग करते हुए भागेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। तो बेलन से चोट शायद कम लगता था, छत पर से गिर जाएंगे तो ज्यादा चोट लगेगा। तो सेरेबेलम बैलेंसिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड भाग जाओ, जब ये कर दिए तो भागेंगे ना, तो सेरेबेलम। देन मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट का पार्ट है। ये आपकी सारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, हार्ट का रिदम होना, ब्लड प्रेशर, आपको कोई चीज खा रहे हो उसको घोटना, स्वेलिंग, मेटाबॉलिज्म, दिस ऑल आर कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो लास्ट पार्ट है। इसलिए पीछे की तरफ से कभी आप गिर गए या कई बार एक्सीडेंट हुआ, आप पीछे की तरफ गिर गए, इधर चोट लग गया, तो आदमी की बचने की स्थिति नहीं रहती है, कारण कि उसका हार्ट बीट ही बंद हो जाएगा और वो कुछ भी ब्लड प्रेशर ही ड्रॉप कर जाएगा। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा ब्रेन कहा गया है वो किसको कहा गया है, क्वेश्चन है। एक तो आपका ब्रेन है जो अभी हमने पढ़ा, और दूसरा ब्रेन किसे कहा गया है? तो स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन कहा जाता है। हर चीज अगर ब्रेन ही करेगा तब तो टाइम लगेगा। हमने आप पढ़ाई किया, हमने याद किया, बार बार पढ़ा किया, अभी एकाएक एक उधर से कोई बॉल फेंक दे तो अपने आप हाथ ऐसे निकल जाता है, पीछे से कोई आ जाए तो एकदम से हम चौंक जाते हैं। ये सब कौन करता है? ये सब रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, और ये सब करता है सेकंड ब्रेन।
और वही सेकंड ब्रेन है जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से कंट्रोल होता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर 31 पेयर नर्व्स होते हैं, यहां पर नोट कर लीजिए। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलता है, 12 जोड़ी नर्व क्रेनियल नर्व, और उसी तरह से 31 पेयर हमारे रीढ़ की हड्डियों से निकलता है। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 12 एंड 31 पेयर। कितना हुए? 12 एंड 31 पेयर। 12 पेयर निकलते हैं ब्रेन से और 31 पेयर निकलते हैं हमारे यहां से, रीढ़ की हड्डी से। तो नर्वस सिस्टम को अगर हम डिवाइड करें तो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरे को कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पहला जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या आएगा? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ओवरऑल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हुआ? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो वो 12 जोड़ी नर्व्स खोपड़ी से निकला था वो, और 31 जोड़ी जो नर्व वर्टिब्रा से निकला था, इसको ज्वाइंटली कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरे को कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बहुत ही क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप ऐसा बोलेंगे कि सर आपने जो अभी कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया तो उसके अंदर के मटेरियल भी आ गया, नहीं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ओनली। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और भी चीजें हैं, स्पाइनल लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, वो सब ब्रेन के अंदर और भी चीजें। नर्व्स बिल्कुल अलग चीज है। नर्व्स वायरिंग को कहेंगे, और घर की दीवारें हैं, घर की पेंटिंग है, घर में ईंटें लगी हुई है, वो अलग चीजें हैं। वायरिंग केवल है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो आपके कंट्रोल मैकेनिज्म करेंगे, आपके पेरिफेरी में हो क्या रहा है उसको कंट्रोल करेंगे। उसके लिए 12 पेयर दिमाग से निकला और 31 पेयर आपकी रीढ़ की हड्डियों से निकला। और तीसरा एक और भी सिस्टम रखा है कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल के बियॉन्ड भी एक कंट्रोल है, उसे कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और उसमें भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो इस चीज को आज हम समझ करके आज ये वाला पोर्शन आज खत्म करके यहां रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हो जाएगा ऐसा लगता है मेरे को। तो हम सबसे पहले इसको याद कर लें कि ब्रेन से 12 जोड़ी और रीढ़ की हड्डी से 31 जोड़ी नर्व्स निकलते हैं, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा, ब्रेन के अंदर में इतने सारे और भी तो थे नर्व्स के अलावा, फ्रंट, मिड, हाइंड, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेब्रम, सेरिबेलम, वो सब पार्ट आ जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में और भी चीजें हैं, स्पाइनल फ्लूइड्स हैं, बीच में और भी माइलिन शीथ होते हैं, वो सब उसमें आएगा। ये केवल वायरिंग वाला पार्ट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी अलग अलग सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक है, यहाँ पे हम चलेंगे। अब देखो इस चीज को समझ जाइए कि न्यूरॉन्स पे हम बढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन्स, ये वाले के स्ट्रक्चर को न्यूरॉन्स कहते हैं। ये देखिए इधर ऐसे पेड़ के जड़ के जैसा दिखाई दे रहा है और इधर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, इसको ऐसे समझते हैं। ये जो आगे वाला पार्ट है, जो सेल बॉडी जिसे कहते हैं, ये मोटा वाला पार्ट है, इसे डेंड्राइट्स कहते हैं, इसे डेंड्राइट्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो पीछे वाला लेयर है इसको एक्सॉन कहते हैं, और ये जो इसके ऊपर एक शीथ के जैसा जुड़ा होता है उसे माइलिन शीथ से जुड़ा रहता है। ये दो एक दूसरे के साथ इंड पे जुड़ते हैं। जैसे मान लो एक इंड में डेंड्राइट्स है, दूसरे इंड में एक्सॉन है, और बीच में माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ को आप समझिए कि वायरिंग के ऊपर कैसे प्लास्टिक का कोटिंग होता है, हमारे शरीर को एक समझे कि अंदर में वायरिंग किया गया है, तो एक दूसरे से साथ साथ जाएगा तो टच कर जाएगा, तो टच कर जाएगा तो क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा। इसके लिए ऊपर से एक इंसुलेटिंग लेयर लगाई गई है। दैट इंसुलेटिंग लेयर इज कॉल्ड माइलिन शीथ, जिससे उससे एक दूसरे में कनेक्शन में क्रॉस नहीं हो, बट वह जुड़ता है जब दूसरे डेंड्राइट से, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और यह करंट यहां से यहां ऐसे फेंकता है। इसको साइनेप्स कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में सिग्नल को भेजता है। तो हम यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन।
sensory neurons deliver electrical signal from outer part of the body, the gland, muscle and the skin into the central nervous system. Sensory मतलब sensory neurons क्या करेगा, बाहर से स्टिमुलस को शरीर तक पहुंचाएगा. मोटर क्या करेगा, कैरी सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू आउटसाइड, यानी एक लाया इंफॉर्मेशन और एक दूसरा मोटर छोड़ दिया, बाहर दिया. रिसेप्टर क्या करेगा, न्यूरॉन्स सेंस द एनवायरनमेंट, लाइट, साउंड, टच एंड केमिकल around you and convert into electrochemical energy and sent to the sensory neurons. And interneurons क्या करता है, message from one neuron to another neuron. So जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है उसे गीलियल सेल कहते हैं. जो अभी हमने बात कर रहे थे कि ब्रेन में भी हो जाता है ब्रेन ट्यूमर, वो गीलियल सेल होते हैं उसे सपोर्ट करने के लिए. उसमें सेल डिवीजन होता है और उससे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है. अभी हमने यहां पर बात समझा कि 4 तरह के न्यूरॉन्स हैं, इसको याद रखिए. एक सेंसरी, सेंसरी क्या करेगा, आउटसाइड की चीजों को ब्रेन तक पहुंचाएगा. मोटर उसके रिस्पॉन्स में रिप्लाई एक्शन देगा. रिसेप्टर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो पहुंचाने का काम करेगा उसे रिसेप्टर कहते हैं. आगे हम समझते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज है, कौन सी प्राणी का नाम है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अंतर इतना ही है कि सिंपैथेटिक आपसे सिंपैथी रखता है, वो आपको अच्छा भला देखना चाहता है, इसलिए वह आपको वैसा बनाना चाहता है. पैरासिम्पैथेटिक आपको वापस नॉर्मल में ले आना चाहता है. अब एग्जांपल से समझो, आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपने देखा सुबह सुबह का समय दूध लाने जा रहे हैं. जैसे ही एक गली में आप क्रॉस किए, 3-4 कुत्ते दौड़ते हुए आपके तरफ आए और भौं भौं करते हुए आ रहे हैं एकदम तेज गति से, और कोई है भी नहीं दूसरे तरफ. क्या हालत होगा, सोचो. आपके दिल की धड़कन एकदम, हो सकता है कि दूध का बाल्टी या दूध का पैकेट भी गिर जाए. ये सब क्यों हुआ, यह हुआ सिंपैथेटिक नर्व्स के वजह से. वो आपके साथ सिंपैथी रखता है, इसलिए आपको उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आपकी हार्ट बीट को बढ़ा दिया, आपकी आंखों की पुतलियों को फैला दिया, आपकी रिस्पायरेशन को बढ़ा दिया, आपका हार्ट बीट, जैसे यहाँ सारे चीजें लिखा है, डायलाइट्स पिपल, इनहिबिट साल्वेशन, हाँ, रिलैक्स एयरवेज, ये सब चीज आपको तेज गति से बढ़ा दिया. इनफैक्ट पैरों को भी दिया. और कई बार तो अभी हमने पीछे पढ़ा था, एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा. या तो आप लड़ने के लिए तैयार हो, अगर कुत्ते से पहले आपने प्यार किया है, कुत्ते आपके घरों में है, आपने डील किया है, तब तो आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, हट भागो भागो. और अगर ऐसा नहीं है तो सीधा फ्लाइट, भागो, दूध वूध छोड़ दिया, गिरा दिया, भाग गए घर. ठीक है, तो ये 3-4 स्टेप्स में हमारी शरीर काम करता है. सिंपैथेटिक नर्व सिंपली आपको बोलता है, आपके शरीर को उस हिसाब से तैयार कर देता है. ये काम है सिंपैथेटिक. चलो, आपने बहुत मुश्किल से, इतना ही में एक गाड़ी वाला आ गया, कोई बाइक वाला लड़का आ गया और कुत्ते को भगा दिया. अभी तो एकदम पसीने पसीने, सिंपैथेटिक नर्व चालू हो गया था, आंख ऊँख सब फूल गया था, हार्ट बीट बढ़ गया था, डर लगे, कोई बता दिया, फिर क्या होगा, ऐसा ही रहेगा क्या पूरा दिन? नहीं, आप वापिस उस नॉर्मल में ले आएगा. वो कौन लाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. क्लियर? बस यही काम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का. और ये सब एक्शन करता है हमारी बॉडी पे, करीब करीब वैसे ही जैसा एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन काम करता है. बट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो इंडोक्राइन का पार्ट है, क्योंकि शरीर में एक ही प्रकार की सुरक्षा नहीं रखी है हमारी प्रकृति ने, बहुत सारे लेवल लगाए हैं. विज्ञान तो अभी तक ये इतना ही दूर तक पहुंचा, इससे भी और आगे कुछ होगा. कई बार देखे होंगे कि छोटा सा जानवर है, जैसे कि घरों में मैं गांव में रहा हूं, मैं बता सकता हूं कि कभी बिल्ली वगैरह घुस गई और आपको भगाना है उसे, तो कभी भी कमरे बंद मत कर देना, खिड़कियां बंद मत कर देना, नहीं तो छोटा सा जीव, उसके अंदर एड्रेनालिन का सिक्रीशन हेवी हो गया तो आपके ऊपर झपट्टा मार सकता है, आपके ऊपर अटैक कर सकता है. और एड्रेनालिन जब सिक्रीट होता है तो फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन है, उस स्थिति में एक चूहा भी बाघ बन सकता है.
आप एक गरीब इंसान को देखो, या कभी वो मरने के पहले उसने 2-4 को तो घायल कर ही देगा, वो कोई भी इंसान हो या कोई बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन हमारी प्रकृति में दिया है, वो लास्ट हार्मोन है, वह रिलीज करने के बाद या तो बचेगा नहीं तो जाएगा। और एक और प्रक्रिया मैं बताऊं, कई जानवरों को जो बलि वगैरह दी जाती है तो वो देख लेता है, देख लेने के बाद उसके शरीर से इस तरह की हार्मोन चेंजेस हो जाता है। इसलिए कहा गया है आजकल कि अगर ऐसा है तो उसके शरीर के जो अंदर में हार्मोनल चेंजेस हुए हैं उससे ज्यादा नुकसान होता है जो नॉन वेज खाते हैं उनको। इसलिए उसकी जो हार्मोनल और बॉडी में जो केमिकल परिवर्तन हो गया वो उसके वजह से अवॉइड करने की जरूरत है। तो आशा करता हूं कि हम लोग यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कई छोटे छोटे रहस्यों को समझे होंगे। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो अभी रिकैप कर लेते हैं नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम डिवाइड करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 पार्ट आ जाएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही हम ले लेते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को और सोमेटिक नर्वस सिस्टम को। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोमेटिकली रेगुलेट ग्लैंड, इंटरनल ऑर्गन, ब्लड वेसल्स, पीपल, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग। और इसमें भी आएंगे पैरासिम्पैथिक एंड सिंपैथेटिक। ये क्या करता है? सिंपैथेटिक प्रिपेयर द बॉडी टू रिएक्ट, एंड पैरासिम्पैथेटिक इसका जस्ट उल्टा, यानी वो मैनेज करने के लिए काम आता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। और सेंसरी सिस्टम में 2 चीजें आती है, इफेरेंट एंड अफेरेंट। इफेरेंट इसे कहते हैं जिसे मोटर सिस्टम को इफेरेंट कहते हैं। अभी हमने क्या कहा था कि जो भी चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैरी मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और टू द ग्लैंड्स, यानी मोटर नर्व्स उसको कहा जाता है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेके ऑर्गन तक भेजना है, उस वायरिंग को मोटर सिस्टम कहेंगे। और आउटसाइड की मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस तक लेके आएंगे, उसे से सेंसरी सिस्टम कहते हैं, उसे अफेरेंट कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ अफेरेंट एंड इफेरेंट, एक अंदर आने का, एक बाहर जाने का। वही चीजों को यहाँ पर सिखाया गया है, देखा गया है। एक लास्ट आपको दिखला देता हूं। अफेरेंट डिवीजन में क्या होगा, देखिए, सेंसरी स्टिमुलस यानी कि किसी ने टच किया तो यहां से टच अफेरेंट के द्वारा ब्रेन तक गया। अब ब्रेन क्या करेगा? वो आउटपुट देगा और उसको इफेरेंट डिवीजन कहेंगे। एक को अफेरेंट और दूसरे को इफेरेंट। और यह आइदर सोमैटिक सिस्टम के थ्रू होगा, मोटर न्यूरॉन को जाएगा, मोटर स्केलेटल मसल को बोलेगा हाथ हटा लो। आइदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को देगा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, या हमारी जो शरीर की डाइजेशन का क्रिया है उसे इंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह किसी के कंट्रोल में नहीं है और ये डाइजेस्टिव केबल ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव मतलब जीआई ट्रैक्ट पे एक्शन करता है, इसलिए इंट्रिक नर्वस सिस्टम भी एक डिवीजन है। वो फर्दर स्टडी के लिए आपको जरूरत पड़ेगा और इसमें एक्शन में वो कोई भी, लेकिन कई बार ऐसा देखो कि आप जैसे खाना खा लिए, खाना खा लेने के बाद आपने कुछ दुखद समाचार सुन लिया, कुछ ऐसा चीज सुन लिया जो डिस्टर्बिंग है, तो आप देखोगे वो पूरा दिन खाना पचता नहीं है, आपको शाम होते तक खाने की इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं इंट्रिक नर्वस सिस्टम आपकी जीआई ट्रैक्ट पे भी एक्शन देता है, राइट। और कभी ऐसा है आप खुशी के माहौल में हो, आपने घर से खाना खा के चले हो, लेकिन दोस्त यार मिल गए रास्ते में और कहीं बैठ गए तो फिर से खा लिए, तो डाइजेशन का स्पेसिफिक इंट्रिक नर्वस सिस्टम एक स्पेशल नर्वस सिस्टम है जो केवल और केवल जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। आपने याद करो, कई लोगों को देखा होगा ऑपरेशन के टेबल पे जब जाते हैं तो डॉक्टर एक दिन पहले से बोल देते हैं कुछ खाना पीना मत खाइएगा, क्योंकि ये जब एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो हमारा जीआई ट्रैक्ट सबसे पहले बंद हो जाता है। और सबसे होश में जब आने को होता है मरीज, तो उसको सबसे पहले जीआई ट्रैक्ट अगर जिस दिन ओपन हो गया ना, तो डॉक्टर का एनेस्थीसिया का काम पूरा, सबसे लास्ट में वो काल चालू होता है, उसके मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, वो ऑटोनोमसली चालू ही रहता है 24 आवर, आप खाओ या ना खाओ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मेजर पार्ट मैंने आपको आज कवर कर लिया है और थोड़ा सा रिकैप इसमें लूंगा बाद में, लेकिन